ठीक है। हेलो भाई बुकीज, की हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एक्स्ट्रा फोर्स कवर, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग और क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू और नॉट? फटाफट इस बात का जवाब दे दे लाइव चैट में। फिर हम शुरुआत करेंगे हमारे नए चैप्टर की, जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो क्या आप लोग रेडी हो नए चैप्टर को पढ़ने के लिए? यार गाना मैंने लगाया था, लेकिन इस स्टूडियो में नॉइज कैंसलेशन है तो वो गाना चला नहीं, वरना मैंने गाना लगा दिया था। कोई बात नहीं, अगली क्लास में लगा दूंगी, ठीक है। ये रोहित सर है ना, बहुत पंगे लेते हैं। मेरे को उस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग क्लास लेनी थी, ठीक है, लेकिन वो वन शॉट रिकॉर्ड करने चले गए और बोलते कि जा तू दूसरे स्टूडियो में क्लास ले लेना। और दूसरे स्टूडियो में जब आई तो देखा यहाँ पर नॉइज कैंसलेशन थी और इसकी वजह से मैं गाना नहीं चला पाई। गाना चला ली थी तो आपको तो आवाज़ आती नहीं। तो रोहित सर को जाके बोलना कि आप प्रवीण मैम को इतना परेशान क्यों करते हो, ठीक है, आपकी वजह से हम गाना भी नहीं सुन पाते। उनको जाके बोलना, वो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। नहीं दिख, अरे दिख रही हूँ यार, अब दिख रही हूँ, अब सब बढ़िया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड इवनिंग। कौन सी दुनिया में रहते हो? हाँ, शाम के 5 बज रहे हैं, तुम गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? मैम पिछली बार भी यही बोला था, अब क्या करूँ यार। इस बात को पक्का रोहित सर की गलती है। यस मैम, रेडी। यस मैम, यस मैम। हाय मैम, नहीं ये गाना पे रोज नॉइज कैंसलेशन ऑफ कर दो, वो मेरे को नहीं आता, वो सुनील भैया को आता, वो कर नहीं रहे हैं। हेलो वोगी मैम, हेलो, राधे राधे मैम, राधे राधे। कोई नहीं, भाग की वजह से हुआ तो माफ कर दिया। अच्छा, माफ किसको किया? मुझे? उनको? उनको तो बिल्कुल मत करना, मेरे को कर देना। आपकी दुनिया में मैम? अच्छा, कहाँ खोए रहते हो तो बोल रहे आपकी दुनिया में। मेरी कौन सी दुनिया है बेटा? यस मैम, यस मैम, हैप्पी बर्थडे मैम, सेम टू यू। है, मेरी को कभी मेरा बर्थडे बना देते हो, कभी मेरे को हैप्पी एनिवर्सरी बोल देते हो, किसी दिन तो मेरे को ओम शांति ओम बोल दोगे। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ भी कुछ बोलते हो। हैप्पी बर्थडे कहाँ आ गया? गया मेरा बर्थडे, हो गए 5-6 महीने। चलिए जी शुरू करते हैं। हेलो 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 हेलो, चलिए जी फटाफट फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो। फिर हम शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 की। श्वेता दीदी पता नहीं कौन सा नशा करके स्लाइड्स बनाती हैं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है, इधर चैप्टर नंबर 3 आएगा, ठीक है, इधर चैप्टर नंबर 3 आएगा। इज इट क्लियर? चलिए जी, तो चैप्टर 2 हमारा काफी लेंथी चैप्टर था। ये जो चैप्टर है काफी छोटा सा चैप्टर है। अगर आप प्रॉपर तरीके से क्या बोलते हैं उसको, सहयोग करते हो, कॉपरेशन करते हो, तो ये चैप्टर आज के आज ही खत्म हो जाएगा। ओनली यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद मी, ठीक है। चैप्टर बिकॉज बहुत छोटा है, अगर आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करोगे तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। चलिए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोच के बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रहा। चलो चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब हम शुरू करते हैं फाइनली, और सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बेटा इस चैप्टर का पहले नाम देखो। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट मतलब क्या? जो हमने लास्ट चैप्टर में एंटरप्राइजेस पढ़ी है ना, जो हमने लास्ट चैप्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो सारे हमने एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा था बेटा, वो सारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब प्राइवेट सेक्टर को तो हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसका डिपार्टमेंट तो इधर ही खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में ही पढ़ना है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को हम लास्ट चैप्टर में ही पढ़ के खत्म कर चुके थे। अब हमारा जो फोकस होगा, मेन फोकस होगा, वो पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पे होने वाला है, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती थी कि जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली, हम कहानी की शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम कहानी की शुरुआत करेंगे 1947 से, ठीक है, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी,
है ना, उससे पहले ब्रिटिश का राज था, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमारे देश को चलाने के लिए उस वक्त क्या हुआ करता था, उस वक्त जो प्रेजेंट सरकार थी उसके हाथ में मेजर कंट्रोल हुआ करता था। हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए उस टाइम मेजर रोल, सबसे ज्यादा डोमिनेंट रोल किसका होता था, सरकार का ही होता था। सरकार द्वारा बनाई गई जो एंटरप्राइजेस होती थी उनका ही मुख्य रोल होता था, प्रोमिनेंट रोल होता था। ठीक है, फिर इतना होता रहा। अब 1947 से लेके, अब ध्यान से सुनना, इसको कहानी की तरह समझना। अब 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। अब देश को चलाने के लिए कुछ तो एंटरप्राइजेस होनी चाहिए ना, तो जो एंटरप्राइजेस सरकार द्वारा बनाई जाती थी, मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस होती थी, उनका मेन रोल होता था, उनका मेन कंट्रीब्यूशन होता था देश को चलाने में। ठीक है, ठीक है। फिर अब गाड़ी इधर से चलने लगी। अब देखा यार 1947 में जाके देखा, कुछ साल बीते, देखा कि देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो देश की कंडीशन है, बहुत बुरी थी, कोई उसमें फर्क नहीं आ रहा था। फिर 1965 के करीब कुछ चेंजेस लेके आई सरकार। ठीक है, उसको मैं इधर नहीं लिखूंगी, मैं वर्बली उसको बताऊंगी। 1965 के करीब जो हमारी देश की भारत सरकार थी, उससे कुछ चेंजेस, उससे कुछ पॉलिसीज लेके आई। ठीक है, वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी गई। उस पॉलिसीज के बाद भी हमारा देश की जो कंडीशन थी वैसी की वैसी ही थी, देश में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया था, है ना। अब इतने साल बीत गए भाई, 1947 से लेके 1991 में जाके क्या हुआ, आखिर ये देखा गया कि हमारा जो देश है उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है बहुत ही वीक है अगर हम कंपेयर करें बाकी के कंट्रीज के साथ। इनफैक्ट पाकिस्तान वगैरह भी ग्रो कर रहे थे, लेकिन हमारा भारत देश ही बहुत पीछे था, बहुत ही ज्यादा पीछे था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उस वक्त मनमोहन सिंह जी जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उस टाइम पहली बार हमारी भारत देश की सरकार ने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया। एलपीजी का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब इसमें क्या हुआ, मतलब इसमें हमारे भारत देश की जो सरकार थी उसने फॉरेन एंटरप्राइजेस के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए, फॉरेन एंटरप्राइजेस के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए। और इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले जो हमारे देश की जो कंपनी थी, जिनको अपनी प्राइवेट कंपनी बनानी होती थी, जिनको अपने प्राइवेट एंटरप्राइजेस रन करने होते थे, उनके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, तो लाइसेंस बहुत आसानी से भी उनको नहीं मिलता था, तो बहुत दिक्कतें आया करती थी उस वक्त। तो उस वक्त क्या किया गया, उस वक्त 1991 में फॉरेन एंटरप्राइजेस के लिए हमारे देश के दरवाजे खोल दिए गए। मतलब अब फॉरेन एंटरप्राइजेस भी हमारे देश में आके बिजनेस कर सकते हैं, प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी फ्रीली अब काम कर सकते हैं। इसके लिए उनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, कुछ एक दो ऐसे सेक्टर्स थे, कुछ एक दो ऐसे काम थे जिसके लिए लाइसेंस मैंडेटरी था, एल्स लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी खत्म कर दी थी सरकार ने। बिकॉज जब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी तो लोगों का बहुत पैसा जाता था, बहुत खर्चा जाता था, और लाइसेंस इतनी आसानी से मिलता भी नहीं था। तो इसलिए ये सारी दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए 1991 में एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया, और तब से लेके आज हमारा जो देश है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि अमेरिका को छोड़ दिया, अमेरिका क्या हो तुम, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, बिकॉज आज प्राइवेट एंटरप्राइजेस वगैरह भी काम कर रही हैं। तो आज जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, आज जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है बेटा, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। वो क्या है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी बोले तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ मिलके काम करती हैं। इसको मैं ऐसे समझा रही हूँ, ऐसे ही समझो, एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगी, जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों साथ मिलके काम करें। ठीक है, जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों साथ मिलके काम करें। एम आई क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, चलो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी काम करें एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस भी काम करें, जिसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी काम करें एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस भी काम करें। इज इट क्लियर? तो पहले क्या हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था, पहले मेजर कंट्रोल किसके हाथ में था, पब्लिक एंटरप्राइजेस के हाथ में ही था। ठीक है, तो पहले हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं था, लेकिन आज के युग में, लेकिन आज के साल में जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, डेट इज प्राइवेट एंड पब्लिक
डेट इज प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों साथ मिलके काम करती हैं। डेट इज प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस दोनों साथ मिलके काम करती हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना समझ आया? किसको ये कहानी समझ आई? बस ये जो कहानी है ना, यही आपकी किताब में दी गई है, जो बच्चों को समझ नहीं आती है इसी को थोड़ा घुमा फिरा के बता देते हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बहुत ही क्लियर करके चार्ट के जरिए समझाया है। समझ आया? फटाफट बताओ। बीजी नॉइस, मेरा बीजी नॉइस तो कोई नहीं आनी चाहिए, बस मैं ही हूँ उस रूम में, और कोई नहीं है, और कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। वो शायद लिखने की आवाज़ आ रही होगी जब अभी मैं लिख रही थी। ठीक है, तो पिछले ज़माने में, हमारे ज़माने में क्या हुआ करता था? पिछले ज़माने में बस पब्लिक एंटरप्राइजेस का ही मेजर रोल था, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कोई पूछता भी नहीं था। ठीक है, लेकिन आज दोनों साथ मिलके काम करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। सेकेंड चैप्टर के यार में फिर से नहीं, सेकंड चैप्टर के 1 पेजर नोट्स अपलोड हो चुके हैं बेटा, हो चुके हैं 1 पेजर नोट्स अपलोड। एयर वॉइस, वो एयर नहीं, वो एसी की आवाज़ है, एसी की आवाज़ है वो। चलो जी, तो एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ के बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन पढ़ के बता देती हूँ। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो देखो, इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अलॉटेड अ डोमिनेंट रोल टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बट दीज एंटरप्राइजेस कुड डू वेरी लिटिल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तो उस वक्त के बाद, उस टाइम से पब्लिक एंटरप्राइजेस के हाथ में मेजर कंट्रोल था। बट ये पब्लिक एंटरप्राइजेस बस अपना ही पेट भरती थी, बस अपना ही जेब भरती थी, देश के लिए कुछ भी नहीं करती थी। ठीक है, फिर इसलिए क्या हुआ, 1991 में जो हमारी भारत देश की सरकार थी, उसने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की। ठीक है, इस न्यू पॉलिसी में क्या हुआ, इस न्यू पॉलिसी में जो डोमिनेंट पोजीशन थी पब्लिक सेक्टर की, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और जो हमारे देश के द्वार थे वो प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज के लिए भी खोल दिए गए। जो अभी मैंने आपको इतने अच्छे से चार्ट के जरिए समझाया था, कहानी के जरिए समझाया था, वो यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? एलपीजी गैस, अच्छा, मार मार के ना गैस सिलेंडर ही बना दूंगी तुम्हें। एलपीजी गैस, ठंडी में एसी। अरे यार, वो जैकेट पहनी होती है ना, इसलिए गर्मी लगने लगती है। हवा की आवाज़ आ रही है, रुको मैं फ़ैन बंद करती हूँ इसका। फ़ैन बंद कर दिया, बस फ़ैन बंद कर दिया। चलिए जी, अब ठीक है, फ़ैन बंद कर दिए एसी का। इज इट क्लियर? चलिए जी, तो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है कि आज हमारा जो भारत देश है वो क्या है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। वो क्या है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर दोनों प्राइवेट एंड दोनों पब्लिक सेक्टर दोनों साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ही मेन रोल होता था, तो आज दोनों ही सेक्टर्स को साथ मिलके काम करना अलाउ है। देयरफॉर इंडियन इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर्स। इसलिए इंडियन इकोनॉमी को हम 2 सेक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला है प्राइवेट सेक्टर एंड दूसरा है पब्लिक सेक्टर। अब मैम प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर क्या होता है, एक बार फिर से बता दो तो हमें समझ नहीं आया। बिल्कुल बता देती हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो इंडिविजुअल्स द्वारा, वो कॉमन इंडिविजुअल्स द्वारा ही रन की जाती हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सरकार द्वारा रन किया जाता है। सरकार आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो सरकार ही होनी चाहिए। वो आपकी मोदी सरकार भी हो सकती है, जिस स्टेट में आप रहते हैं, राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान की सरकार भी हो सकती है। तो यहाँ पर सरकार का कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है? सरकार का। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स का ही कंट्रोल होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल टाटा है ना, टाटा कंपनी है, वो क्या है, वो किस में आएगी, फटाफट बताओ। टाटा कंपनी किस में आएगी, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में? इंडिविजुअल, ये क्या लिख दिया यार, स्पेलिंग ही गलत लिख दी। इंडिविजुअल्स। फटाफट बताओ, टाटा कौन से सेक्टर में आएगा, प्राइवेट या पब्लिक? फटाफट बताओ।
अच्छी तो लग रही है ना, मैं स्पेलिंग सही कर दी यार, अब मैंने सही कर दी। रतन टाटा तो मर गए, उनकी कंपनी तो है ना बेटा, कितनी बार बताऊं कि रतन टाटा जी, मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था सेकंड चैप्टर में, परमानेंट एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस के एग्जाम्पल में। वेरी गुड वेरी गुड, प्राइवेट सेक्टर में आता है, वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज वो इंडिविजुअल्स द्वारा ही रन किया जाता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ओ मेहरबान मेरे मेहरबान, मैम आपको काला जादू करना आता है? काला जादू करना आता ना तो सबसे पहले तुम लोगों का मैं रिजल्ट सुधारती, तुम लोगों में थोड़ा दिमाग डालती। नहीं आता यार। हेलो मान्या शुक्ला। चलो, ये आवाज़ आ रही है सिक्कों की? इसमें यार मेरे पास पता एक 2 का सिक्का था, एक 2 का था और 1 का था सिक्का। वो 1 का सिक्का गिर ही गया, पता नहीं कहाँ। नहीं, शायद एक और 2 का ही था। अब 2 ही सिक्के बाकी हैं मेरे पास। चलो, मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ। तापुर मैम को आता है ब्लैक मैजिक। अच्छा, सीखूं यार उनसे, मैं भी सीख लूँ, कुछ भला करूँ आपका भी अपना भी। चलो, अब आगे बढ़ते हैं जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आया या नहीं? इतना समझ आ गया? इधर तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर इधर तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत बुरी बात है फिर आपके लिए। अब देखो, अब क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर में ही हमने सारे उसके एंटरप्राइजेस को कवर कर लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे जी? अब हम पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बस 3 ही पार्ट होते हैं। हाँ जी, बस 3 ही पार्ट होते हैं, इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है जैसे आपने लास्ट चैप्टर में किया था। बस इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या होता है जी? सबसे पहला प्रकार होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मतलब ये सरकार का ही एक हिस्सा होता है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ध्यान से सुनना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या इसे पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। ये पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव एक्ट के जरिए इसको पास किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि LIC हो गया, ICSI हो गया, ICI हो गया, डिटेल में हम इनको आगे पढ़ने वाले हैं। फिर क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें सरकार अपना 51% उससे ज्यादा शेयर जब होल्ड करती है तो वो कंपनी सरकारी कंपनी हो जाती है। क्यों? बिकॉज सरकार का आधे से ज्यादा हिस्सा होता है। डिटेल में अभी आपको आगे पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है? सबसे पहला टाइप है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे फर्स्ट टाइप है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है ना, ये सबसे पुराना फॉर्म है। इनफैक्ट जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, है ना, तब से लेके अभी तक ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस है, ठीक है। और इसको कौन मैनेज करता है, कौन रन करता है? सरकार। कौन रन करता है? सरकार। मतलब ये सरकार का ही एक लंबा हाथ होता है, सरकार का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, सरकार का ही एक हिस्सा होता है, आप ऐसा इसको समझ सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में क्या बोला गया है कि दिस इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस का। इट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज आंसरेबल टू गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ये किसके लिए जवाबदार रहता है? इसको कौन मैनेज करता है? जो भी मंत्रालय, जो भी मंत्री के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है, वही मंत्री इसको हैंडल करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो रेलवेज हैं,
है ना, रेलवे से हमारे भारत देश की, इसको कौन मैनेज करता होगा, इसको हमारे देश का रेलवे मिनिस्टर मैनेज करता होगा, है ना। अब बच्चों क्या होता है, मान चलिए अगर कोई ट्रेन लेट, जैसे कि अगर हमें अपने देश के रेलवे सिस्टम के बारे में बात करनी है, ठीक है, देश के रेलवे सिस्टम के बारे में अगर हमें बात करनी है, जिसकी जो ट्रेन है हमारी कभी टाइम पर नहीं आती हैं, बहुत लेट आती हैं, ठीक है, सर्विसेज बेकार हैं, किराए बहुत महंगे हैं, है ना। अगर हम इन सब के बारे में अगर बुराई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अब ट्रेन ये खुद तो अपने आप कर नहीं रही, खुद तो अपना प्राइस सेट कर नहीं रही, है ना, ट्रेन को चलाता भी कोई होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे देश की सरकार ही बेकार है। हम गाली किसको देते हैं, हम बुराई किसकी करते हैं, सीधा हमारे देश की सरकार की करते हैं। मान लीजिए जिस जगह के रोड खराब होते हैं तो अब हम रोड को जाके नहीं बोलते ए रोड इतना बेकार क्यों है, हम क्या बोलते हैं कि सरकार कितनी बेकार है, कितनी घटिया सरकार है, रोड ढंग के नहीं बनवाती है, गड्ढे हैं कितने। हम रोड को नहीं बोलते, कुछ रोड की गलती नहीं है, किसकी गलती है, सरकार की गलती है। क्यों गलती है, बिकॉज सरकार के अंडर ही आता है। आई बात समझ है नहीं। जैसे कि कभी कभार बच्चा छोटा होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो जब वो बदतमीजी करता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसके माँ बाप ने इसकी परवरिश सही तरीके से नहीं की, इसके माँ बाप इसको कुछ बोलते नहीं है, बिकॉज हमें पता है छोटा बच्चा खुद तो ये कर नहीं रहा, माँ बाप भी इससे करवा रहे होंगे, है ना। बस वैसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का भी कुछ हिसाब होता है ना। इसको कंट्रोल ही सीधा सरकार करती है, तो हम तारीफ करें बुराई करें सीधा सरकार की ही करते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अकाउंटेबल, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय दैट स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ओनली। इज इट क्लियर? चलिए जी, और दो मोदी को वोट। सही बोला। अब आया समझ, ठीक है, समझ आया या नहीं, समझ आया ना। चलो, तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है रेलवे, डिफेंस, हमारे देश का जो डिफेंस हो गया, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। 2 मिनट यार, मेरे भैया का कॉल है, भाई का कॉल है, बात कर लूँ। हाँ, हेलो 2 मिनट गाइस, जब तक कुछ डाउट है तो पूछो। मैं 9 बजे आ गई। हाँ, नहीं ना, मेरी तैयारी 2 क्लासेस है नहीं। नौ बजे आ जाए, बिकॉज फिर जाना भी देगा। चलिए जी, पानी ले आ दो ना, हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? आवाज आ रही है? हेलो करण भैया, याद है? ब्रॉडकास्टिंग भी इसका एग्जाम्पल है। वेरी गुड। ईशानी भव्या के 30 बनाए 40 में से। चलिए जी, इज इट क्लियर? तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इज इट क्लियर? चले जी, बहुत बढ़िया। मैम कहाँ जाना है? 9 बजे। अरे यार, सारी मेरी बातें सुन ली, बहुत तेज चल रहे हो। चलो जी, आगे देखो। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे क्या है, अब इस कॉन्सेप्ट को फीचर्स की मदद से और हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है फाइनेंस। मतलब अब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, अपने आप तो चल नहीं सकता, कुछ पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा ताकि ये रन करे। तो ये किसके पैसे से रन करता है? किसके पैसे से रन करता है? जो सरकार होती है, सरकार का जो खजाना होता है, सरकार की जो गुल्लक होती है, वही इसको फंड्स देती है, वही इसको चलवाती है। और अगर ये कुछ भी अगर प्रॉफिट अर्न करता है, कुछ भी अगर ये इनकम जनरेट करता है, तो वो वापस इसी गुल्लक में चला जाता है। तो इसकी एक अलग गुल्लक होती है, अलग क्या होती है, एक अलग इसकी गुल्लक होती है। ठीक है, सारा पैसा इसी से जाता है, और अगर कुछ इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम भी इसी में आ जाती है।
Am I clear to you all? जैसे कि ट्रेन की सर्विसेज वगैरह करवाना, ठीक है, ट्रेन को रिपेयर्स करवाना, रेनोवेट करवाना, कोई नया रेलवे स्टेशन खुलवाना, है ना, ये सब काम कौन करता है? ये सब काम आपकी रेलवे मिनिस्ट्री ही करेगी। और अगर कुछ भी इनकम जनरेट होती है तो वो भी इधर ही जाती है, तो सारा खर्चा पानी इनका इधर से ही हो रहा है, और अगर कुछ भी पैसा बन रहा है तो वो इधर ही जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ? चलिए आगे देखो, आगे क्या है जी? आगे है अकाउंटिंग सिस्टम। आगे क्या है जी? आगे है अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स के लिए भी सब्जेक्ट होती है, जो कि बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए अप्लीकेबल होते हैं। इज इट क्लियर? मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे कि जो बाकी के डिपार्टमेंट्स को जो हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ता है ना बच्चों, वैसे ही इसको भी हिसाब किताब कुछ अकाउंटिंग ऑडिटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। ये सरकार का डिपार्टमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई अकाउंट नहीं होगा, इसका कोई ऑडिट नहीं होगा, सब कुछ होगा। जैसे कि बाकी के डिपार्टमेंट्स का होता है ना, वैसे ही इसका भी होता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ? चलो आगे क्या है जी? आगे है मैनेजमेंट। नेक्स्ट है भाई मटर ना, मटर भाई मटर। आगे क्या है जी? आगे है मैनेजमेंट। तो ये कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है? सरकार का डिपार्टमेंट ही कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, जो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल होता है। जैसे कि रेलवेज को कौन कंट्रोल करेगा? रेलवे मिनिस्ट्री करेगी, है ना। रोड्स को कौन देखेगा? रोड की मिनिस्ट्री ही करेगी। डिफेंस को कौन देखेगा? डिफेंस मंत्रालय ही देखेगा। जो हमारे देश का जो डिफेंस मिनिस्टर है वही डिफेंस डिपार्टमेंट को देखेगा। तो जो भी मिनिस्टर होता है ना बेटा, वही इसको कंट्रोल करता है और कोई नहीं करता। जैसे कि हमारे देश का रेलवे मिनिस्टर कौन है? बताओ, रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे देश का? लालू यादव थे? नहीं, बताओ कौन है हमारे देश का रेलवे मिनिस्टर? अश्विनी वैष्णव। और डिफेंस मिनिस्टर? राहुल गांधी। भूपेंद्र जोगी। वाह, क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। देखो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बेटा नरेंद्र मोदी ना पीएम है, पोस्ट मत चेंज किया करो, पोस्ट नहीं चेंज करते। फॉर एन एग्जांपल देखो, रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे देश का? रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर हमारे देश का है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। इधर लिख देती हूँ। और ये है डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, कौन है जी? कौन है? रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। जो भी नाम है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अरे डिफेंस मिनिस्टर बोला, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बोला मेरे भाई, डिफेंस मिनिस्टर बोला है। डिफेंस मिनिस्टर वैसे मेरे को भी याद नहीं आ रहा। आप भी गूगल करके बता दो, मैं भी गूगल कर लेती हूँ। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह है। अच्छा, राजनाथ सिंह तो पहले गृह मंत्री हुआ करता था। कौन है? राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर। अब देखो अब क्या होगा, रेलवेज मिनिस्टर को, मतलब जो रेलवे का डिपार्टमेंट होगा उसको कौन मैनेज करेगा? उसको अश्विनी वैष्णव ही करेगा। और डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मंत्रालय को कौन मैनेज करेगा? राजनाथ सिंह ही करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि डिफेंस मिनिस्टर बोले, राजनाथ सिंह बोले कि यार मेरे डिफेंस को मैनेज करने का मन नहीं कर रहा है, मैं काम करता हूँ, मैं रेलवे संभाल लेता हूँ, तू मेरा काम कर ले आके। तो इधर तेरा मेरा एक्सचेंज वाला सिस्टम नहीं है। जो आपका डिपार्टमेंट है, जो एक मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है, उस मिनिस्टर को वही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंट्रोल करना पड़ता है। Am I clear to you all? तो क्या बोला है? इट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। तो जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है उसी के लिए डिपार्टमेंट जवाबदार रहता है, प्लस वही मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल भी करती है। इज इट क्लियर? मैम तो बीजेपी वाली निकली नहीं यार,
मैं बताऊंगी नहीं मैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, दिस इज समथिंग प्राइवेट। मैं नहीं बताऊंगी मैं कौन सी पार्टी को वोट डालती हूँ, कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हूँ। आई वोंट टेल यू डैट, नो ब्रो नो। चलो क्या बोल रही हो वैष्णवी? वैष्णवी बोल रही टाइम वेस्ट मत करो यार। अब अगर कोई चीज़ नहीं पता, किसी चीज़ को अगर मैं अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के जरिए क्लियर कर रही हूँ तो इसमें कुछ बुराई है। वो तुम्हें ईजी लग सकती है लेकिन बाकी बच्चों को तो टफ लग रही होगी ना। अभी तुम बोल रही थी आप पे आईलाइनर अच्छा नहीं लगता, अब मैं बोलूँ कि इधर फालतू की बातें मत किया करो, तो पढ़ाई की बातें किया करो, बस कुछ डाउट ही पूछा करो, मेरे लुक के ऊपर कुछ मत बोला करो। मैं बोलूँ वैष्णवी बेटा आपको, सो बी इन योर लिमिट्स। बच्चे हो ना, बच्चे बन के रहो। अगर मैं कुछ चीज़ एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरे को पता है बच्चे उस पर अटकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, वरना क्यों दूंगी? वरना चाहती हूँ तो फटाफट फटाफट एक्सप्लेन करूँ, निकल जाऊँ यहाँ से, सिलेबस खत्म करूँ अपना, तुम भी फुर्सत मैं भी फुर्सत। कुछ चीज़ अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, ठीक है? ये फालतू की ना ये सब मत किया करो। वेरी सच्चा कहती कैसे बच्चे हैं यार। चलो अब तो पक्का आलू डालो सोना निकालो वालों को ही वोट करती होगी। तन्वी बेटा पिट जाओगी तुम। चलो देखो आगे, देखो अब क्या है नेक्स्ट? अब है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज को। अब आपने देखा होगा कि किसी की अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो कितना खुश होते हैं, वो सरकारी नौकरी वाले लड़के का रिश्ता आया, सुना है ना कभी? तो वो कहाँ काम करते हैं? वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ही काम करते हैं बेटा। बोलते हैं ना उसकी रेलवे में नौकरी लगी है, सरकारी नौकरी है यार, उसकी सरकारी नौकरी वाले लड़के का रिश्ता है। मतलब कहाँ पे नौकरी लगी है उसकी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में उसकी नौकरी लगी हुई है। इज इट क्लियर? आई बात समझ? ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब इनको कौन अपॉइंट करता है? इन लोगों को कौन अपॉइंट करता है? तो इन लोगों को जो भी लोग ऑपरेट करते हैं वो यही मिनिस्ट्री ही करती है। तो क्या बोला गया है? द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट्स। जो भी लोग काम करते हैं इन मिनिस्ट्रीज में वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो सरकारी नौकरी वाले होते हैं। और ये सिविल सर्वेंट्स द्वारा मतलब और ये सरकारी नौकरी जिनकी होती है उन द्वारा ही चलाए जाते हैं। जैसे अगर किसी की रेलवे में नौकरी है, अगर कोई वो टीटी आता है ना टिकट चेक करने, अगर वो है तो वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम कर रहा है। अगर कोई ट्रेन चलाता है तो वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट को कौन हैंडल करता है? इन्हीं लोगों द्वारा हैंडल किया जाता है, मतलब इन्हीं लोगों द्वारा ऑपरेशंस मैनेज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? बोलते हैं ना अगर कोई फौज में है तो बोलते हैं ना कोई वो फौज में है, वो आर्मी में है, वो नेवी में है, वो एयरफोर्स में है। सुना है ना आपका भी कोई भाई, कोई भैया, कोई आस पड़ोस में होगा जो जिसकी सरकारी नौकरी होगी, है ना? तो यही लोग तो बनाते हैं बेटा। अगर कोई फौजी है ना, अब हमारे डिफेंस जो सेक्शन है उसको कौन ऑपरेट कर रहा है? यही जो फौजी हैं वही चला रहे हैं, यही एयरफोर्स वाले, नेवी वाले, यही लोग मिलके चला रहे हैं, मतलब मिलके काम करते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो। कंट्रोल हाँ उसी मंत्री द्वारा होंगे लेकिन मिलके ये ही काम करते हैं, हमारी देश की रक्षा यही लोग करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए जी अब आगे देखो अकाउंटेबिलिटी। द एम्प्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो एम्प्लॉइज होते हैं इस एंटरप्राइज के वो उसी मिनिस्टर के लिए अकाउंटेबल होते हैं और ये जो मिनिस्ट्री होती है फर्दर पार्लियामेंट में जाके अकाउंटेबल होती है। मतलब ये जो लोग जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि ये जो सरकारी नौकरी वाले बंदे हैं, ये आर्मी में जो काम कर रहे हैं, ये किसके लिए अकाउंटेबल होंगे? ये पर्टिकुलर उसी मिनिस्टर के लिए अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई किसमें है? आर्मी में है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर है, मान लीजिए अगर कोई आर्मी ऑफिसर है तो वो आर्मी ऑफिसर किसके लिए अकाउंटेबल होगा? वो आर्मी ऑफिसर राजनाथ सिंह के लिए, बोले तो डिफेंस मिनिस्टर के लिए अकाउंटेबल होगा। और ये जो डिफेंस मिनिस्टर होगी ये पार्लियामेंट में जाके अकाउंटेबल होता है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जब बजट वगैरह पास होता है
तो ये जो नेता मंत्री होते हैं अपने राय वगैरह को पेश करते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उस डिपार्टमेंट की जो अपोजिशन वाले होते हैं बिल्कुल उड़ा देते हैं, हाँ, बिल्कुल ही मजाक बना देते हैं कि क्या काम किया है, इतने एक्सीडेंट हो गए तुम्हारे काल में, इतने एक्सीडेंट हो गए, तुम क्या काम करते हो। तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर होता है ना बेटा, इसको भी जवाब देना पड़ता है सब लोगों के सामने पार्लियामेंट में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए जी, चलिए जी, समझ आया इतना? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग समझ आया या नहीं? फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो, फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो, फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मेरिट्स पढ़ते हैं, फिर डीमेरिट्स पढ़ेंगे। मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान, फिर सब कुछ बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, चलिए जी, चलिए जी। तो क्या है सबसे पहला फायदा? सबसे पहला फायदा है कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। ये पूरा पूरा सरकार के कंट्रोल में ही होता है, जो भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उसी के कंट्रोल में ये होता है। फिर क्या है? अनसेबल टू पार्लियामेंट, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है ना उस डिपार्टमेंट को पार्लियामेंट में जाके भी मुंह दिखाना पड़ता है। वो जो डिपार्टमेंट है पार्लियामेंट के लिए भी अकाउंटेबल है। आई बात समझ? फिर क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है कहाँ से आती है? उस पर्टिकुलर जो फाइनेंस, जो ट्रेजरी है उस डिपार्टमेंट की, जो खजाना है उस डिपार्टमेंट की, जो गुल्लक है, उसी से सब पैसा आता है, उसी से सब काम होता है। और अगर कुछ भी इनकम जनरेट होती है तो वो वापस इसी डब्बे में आ जाती है। ठीक है, सारा पैसा इधर से ही जाता है, सारा काम इधर से ही होता है, और अगर कुछ भी पैसा जनरेट होता है तो वो वापस इधर आ जाता है। इज इट क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। फिर क्या है? सूटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किस चीज के लिए सूटेबल होती है? जब हमारे देश की रक्षा की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, जैसे कि डिफेंस, जिसमें हम रिस्क ले ही नहीं सकते, जिसमें हम किसी और के ऊपर मैटर छोड़ ही नहीं सकते। अगर हम प्राइवेट सेक्टर वालों को दे दें तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर वाले किसी और देश की सरकार के साथ मिल जाए तो वो अपने ही देश के लिए कुछ गलत कर दें, है ना। इसलिए इस केस में सरकार के ऊपर ही पूरा पूरा भरोसा जताना पड़ता है, सरकार ही संभाल सकती है। ठीक है, अगर हम किसी प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथ में सौंप देंगे ना तो हो सकता है प्राइवेट एंटरप्राइज पैसों की लालच में आके अपना ही देश बेच दे। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है, जब बात आती है देश की सुरक्षा के लिए तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत सूटेबल माने जाते हैं। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर टू यू ऑल? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब देखो अब आगे क्या है? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अरे यार हो ना, लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब क्या ड्रॉबैक्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, वो जानते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इतनी नहीं होती, मतलब इतनी आसानी से आप काम नहीं कर सकते हो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बोल रही हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरी है डिले इन डिसीजन मेकिंग। यानी क्या होता है, कभी कभार डिसीजन मेकिंग में बहुत देर हो जाती है, बिकॉज जो डिसीजंस होते हैं वो मिनिस्ट्री द्वारा ही लिए जाते हैं, और कभी कभार उस मिनिस्ट्री को बाकी के मिनिस्ट्री के साथ भी कंसल्ट करना पड़ता है, उन मिनिस्ट्री के सुझाव भी लेने पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए कभी कभार डिसीजन मेकिंग में बहुत वक्त लग जाता है। इज इट क्लियर? फिर क्या है? फिर है नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है ना, ये कुछ पुरानी अप्रोच के साथ चलते हैं। ठीक है, पुरानी अप्रोच के साथ चलते हैं, प्लस ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, जो कंट्रोल होता है कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। ठीक है, बाकी जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, उनका इतना से इसमें होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी डेवलप होती है। इज इट क्लियर? नहीं बेटा, रेलवे पब्लिक ही है, रेलवे पब्लिक ही है, रेलवे प्राइवेट नहीं हुआ। वो कुछ ट्रेन्स खरीदी होंगी हो सकता है, बट रेलवे पब्लिक सेक्टर ही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही है वो। बेटा जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे।
फिर क्या है, रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब क्या होता है, जिसपे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, एक एक चीज के लिए बहुत आपको हैजल उठानी पड़ती है, मतलब बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है। एक छोटे से काम के लिए भी महीने लग जाते हैं, एक छोटे से काम के लिए पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट्स आपको भरने पड़ते हैं। तो यहाँ पर रेड टैपिज्म इन्वॉल्व होता है। रेड टैपिज्म का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व हो। ठीक है, फिर क्या है, फिर नेक्स्ट है अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कभी कभार सरकार क्या होती है, एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री में बीच में फालतू में पंगे लेता रहता है। अगर मान चलिए डिफेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो बाकी की जो मिनिस्ट्री है वो फालतू में क्या करेगी, फालतू में उनके पंगे लेगी। ठीक है, तो बार बार सरकार भी कभी कभार इंटरफेयर करती है। वो बोलने की बातें है कि काम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन आपस में भी टशनबाजी होती है, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इतने आसानी तरीके से काम नहीं करने देता है रियलिटी में। ठीक है, फिर क्या है, इनडिफरेंट टू कंज्यूमर नीड्स। अब क्या है बेटा, कुछ कंज्यूमर अलग चाहेंगे और कुछ कंज्यूमर्स कुछ अलग चाहेंगे, तो हर कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। अब कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ये चाहते होंगे कि फर्स्ट एसी का जो डब्बा है वो हट जाए, रेलवे में से फर्स्ट एसी का जो डब्बा है वो हट जाए, बिकॉज फर्स्ट एसी की जो टिकट होती है ना, वो प्लेन की टिकट जितनी महंगी होती है, तो उससे अच्छा ये है कि आप फिर प्लेन का ही फायदा उठा लो, फर्स्ट एसी को हटा दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बोलते होंगे कि नहीं, फर्स्ट एसी होना चाहिए, उससे आपको प्राइवेसी मिलती है ना, जहाँ पर प्लेन नहीं जा पाता वहाँ पर आप ट्रेन से जा सकते हैं, एंड आप अगर फर्स्ट एसी में जाएंगे तो आपको अपनी प्राइवेसी मिलेगी। तो दोनों चीज़ों के डोंट रिमूव, तो दोनों ही चीज़ों के लोग होंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही चीज़ों के फेवर में लोग होंगे। अब सरकार हर ग्रुप की नीड को तो सेटिस्फाई कर नहीं सकती, तो इसलिए ये बोला गया है कि कंज्यूमर नीड्स के लिए इनडिफरेंट है, सबके लिए सेम नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, हाँ, रेड टैपिज्म का मतलब होता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी प्रोसीजर्स है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, ये होता है रेड टैपिज्म का मतलब। इज इट क्लियर? चलिए जी, इज इट क्लियर और नॉट? समझ आया तो फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो। कुछ डाउट है तो पूछो। चलो, ब्यूरोक्रेसी देखो, फिर से बता देती हूँ ब्यूरोक्रेसी वाला पॉइंट। ब्यूरोक्रेसी का एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब होता है कुछ चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती, लोगों को क्रिटिकल लगती हैं, लोगों को ये लगता है कि इस चीज़ के लिए फालतू में इतना टाइम लग रहा है, फालतू में इतनी वक्त लग रहा है, जबकि ये जो चीज़ है आसानी से हो जानी चाहिए। जैसे कि पासपोर्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता, कुछ लोगों को ये लगता है कि पासपोर्ट तो बहुत आसानी से जल्दी से मिल जाना चाहिए, पासपोर्ट के लिए इतना क्यों भगाना दौड़ाना लोगों के लिए। तो ये होता है क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, चलिए जी, चलो, मतलब लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब नेक्स्ट है सूटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की क्या सूटेबिलिटी है, अब हम वो देखते हैं। मतलब किन केसेस पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सूटेबल है, हम वो देखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, हम वो देखेंगे। तो जिन डिपार्टमेंट्स में, जिन अंडरटेकिंग्स में बिल्कुल सीक्रेसी चाहिए, बिल्कुल अटमोस्ट सीक्रेसी चाहिए। अब डिफेंस किस में आता है, डिफेंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। अगर हम डिफेंस को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें, तो आपको सच में लगता है वो हमारे देश की सुरक्षा को मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कब किस देश पे हमला करना है, अब इंडिया ने पाकिस्तान को जब भी पलटवार किया है, हमें नहीं पता था, है ना। याद है इस बार जो हमला हुआ था, पहलगाम का अटैक हुआ था, अगर आप लोगों को याद है, तो जब इंडिया ने पलटवार किया था, है ना, तो किसी को भी नहीं पता था, बस
जो ऑफिसर्स होंगे, जो काम कर रहे हैं, जो डिफेंस वाले थे, उन लोगों को पता होगा, डिफेंस मिनिस्टर को पता होगा, सरकार को पता होगा, बाकी किसी को भी नहीं पता था। बिकॉज अगर एक बंदे को भी पता चल जाए ना तो ये खबर यूं फैल जाती है और दुश्मन देश तक पता चल जाती है ना। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीक्रेसी आपको इन्वॉल्व करके रखनी है, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी भनक भी नहीं लगने देनी है, तो उन डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही सूटेबल होता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ? चलिए जी, आगे क्या है? अंडरटेकिंग्स विच रिक्वायर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंट्रोल। जिन अंडरटेकिंग्स पे कंप्लीटली पूरा सरकार का ही कंट्रोल चाहिए होता है, सरकार के अलावा और किसी व्यक्ति का और किसी थर्ड पार्टी का, किसी सेकेंड पार्टी का कंट्रोल नहीं चाहिए, उसके लिए भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही सूटेबल होता है। ठीक है। फिर जहां पर प्राइवेट सेक्टर काम कर ही नहीं सकती, प्राइवेट सेक्टर एंटर हो ही नहीं सकती, उन सेक्टर्स के लिए भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही सूटेबल है। ठीक है। फिर उन अंडरटेकिंग्स के लिए जिनको अंडरटेकिंग्स इन विच अंडरटेकिंग इज यूज्ड टू बी एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो अंडरटेकिंग, ऐसी अंडरटेकिंग जिनका पैसा रेवेन्यू के सोर्स के लिए उपयोग होना है, जो उसका पैसा जनरेट हो रहा है वो उसका पैसा उसी पे लगाना है, उसके लिए भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही सूटेबल मानी जाती है। जैसे कि रेलवे जितना भी पैसा कमाता है, जितनी भी इनकम कमाता है, वो पैसा सब उसी पे लग जाता है, तो इस केस में भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही सूटेबल है। ठीक है। चलिए जी, इज इट क्लियर? Am I clear to you all or not? फटाफट बताओ। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अब आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस इज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। इनमें से कौन सी एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट का ही हिस्सा माना जाता है और एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है। बार बार इस बात को मैं बोलती आई हूँ। फटाफट पोल लगा रही हूँ, पोल का आंसर करो। पोल लगा रही हूँ, पोल का आंसर करो। पोल लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। पोल लगा रही हूँ, पोल लगा रही हूँ। चलो आंसर करो। फटाफट बताओ। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ। सी फटाफट बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखती हूँ कितने % बच्चों ने सही आंसर किया। देखती हूँ बेटा, देखती हूँ। रुको रुको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या है यार? ओ माय गॉड। तो 73.9% बच्चों ने आंसर दिया है, मतलब 80% बच्चे भी सही आंसर नहीं दे पाए। 80% बच्चे भी सही आंसर नहीं दे पाए। इतने बुरे दिन आ गए हैं यार, कितने बुरे दिन आ गए हैं। 80% बच्चे भी सही आंसर नहीं दे पा रहे। क्या होगा कालियों तुम्हारा? क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा? और बच्चों का दिमाग देखो, मैं इतनी बार मैंने बोला सरकार का ही हिस्सा होता है, सरकार का ही हिस्सा है। तो कुछ बच्चों ने, लगभग 13% बच्चों ने क्या किया, उन्होंने ये देखा गवर्नमेंट है, इधर भी गवर्नमेंट है, तो चलो इसको सही आंसर कर देते हैं। वाह, क्या लॉजिक है,
क्या लॉजिक है? मैंने जान के गलत आंसर मार्क किया ताकि मेरे को उन बच्चों का पता चल पाए जो क्लास में हर कुछ करने आते हैं। मतलब आप ये पढ़ रहे हो, आपने देखा इधर सरकार का हिस्सा लिखा हुआ है तो अपन इसको टिक कर देते हैं, यही इसका सही आंसर होगा। आप लोगों ने ये सोच लिया है ना? क्यों? आपको क्या लगा था इतनी आसानी से मैं मान जाऊंगी? आपकी ना रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं बेटा, इसीलिए जान के मैंने बी वाला टिक किया था ताकि मुझे उन बच्चों के बारे में पता चल पाए जो यहाँ पर टाइम पास करने आते हैं। चलो चलो, अब उन बच्चों के बारे में, उन बच्चों का मैं नाम पढ़ के बताती हूँ जो यहाँ पर बस बातें करने आते हैं। देखो देखो देखो, अरे यार लीडर बोर्ड ही जनरेट नहीं हुआ। होगा अभी 5 मिनट तक लीडर बोर्ड जनरेट हो जाएगा। जब लीडर बोर्ड जनरेट हो जाएगा ना तो मेरे को बता देना, मैं उन बच्चों के नाम पढ़ दूंगी जो यहाँ पर हर कुछ आंसर कर रही हैं। ठीक है, बता देना। चलो जब तक अपन आगे बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही सरकार का एक हिस्सा माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल देना है ऐसे एंटरप्राइज का जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की पोजीशन पे काम करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, रेलवेज है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, डिफेंस है, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी एक दो लिख के आ जाओ। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट फॉर्म है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन। हो गया क्या? नहीं, लीडर बोर्ड जनरेट नहीं हुआ। जब लीडर बोर्ड जनरेट होना तो मेरे को बता देना, मैं बच्चों का नाम पढ़ दूंगी। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। जब तक हम आगे बढ़ते हैं अब देखो नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी होती है, मतलब एक ऐसी कंपनी ही होती है, बस ऐसा समझ लो, एक ऐसी कंपनी होती है, एक ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी होती है जिसको एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस मिलता है। जैसे कि कंपनी को एक अलग लीगल दर्जा मिलता है कानून की नज़र में, सिमिलरली पब्लिक कॉर्पोरेशन को या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिलता है। किसकी नज़र में? कानून की नज़र में। प्लस इसको कैसे बनाया जाता है? इसको पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए या लेजिस्लेचर के एक्ट के जरिए ये बनाया जाता है। मतलब पार्लियामेंट में बिल पास किया जाता है, जब वो बिल अप्रूव हो जाता है तब एक्ट में बन जाता है, एंड देन फाइनली वो कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देती हूँ, ये कॉर्पोरेट बॉडी ही होती है, लेकिन इसको पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में बनाया जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है, ये सरकार का हिस्सा नहीं होता, लेकिन सरकार इसको बनाती जरूर है। ठीक है, लेकिन सरकार इसको पार्लियामेंट में बनाती जरूर है। इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी होती है, ठीक है, जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कानून की नज़र में वो सेम है। जैसे कि अगर कहीं का रोड खराब है, हम क्या बोलते हैं? देश की सरकार ने कितने घटिया रोड बनाया है। हम रोड को नहीं बोलते हैं यार, हम रोड को ये नहीं बोलते कि रोड तो इतना खराब क्यों है। लेकिन जब जब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात की जाती है, तो अगर कोई कंपनी खराब है, मान लीजिए LIC, तो हम क्या बोलते हैं? LIC बेकार कंपनी है या LIC अच्छी कंपनी है। हम सीधा LIC की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इसको कानून की नज़र में अलग दर्जा दिया गया है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कोई अलग से दर्जा मिला ही नहीं है। सिंपल। अब आया समझ या नहीं? चलिए, तो क्या बोला गया है कि कॉर्पोरेट बॉडी है जिसका एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस है, प्लस ये एक अलग एक्ट के जरिए, पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के जरिए ये बनी है। ठीक है, इन इंडिया में RBI हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, LIC हो गया, ठीक है, एयर इंडिया हो गया, ये सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। LIC, ICSI मतलब जो CS की इंस्टीट्यूट है, CA की जो इंस्टीट्यूट है, ICAI, ये सारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं।
इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आया? अब आगे देखो, आगे क्या है, इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स के जरिए और हम कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से स्ट्रांग करते हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। ये कैसे एस्टैब्लिश होता है? ये पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के जरिए ये फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब ये कैसे बनता है? जब पार्लियामेंट बिल को एक्ट में पास करती है, ठीक है, पार्लियामेंट जब इसको पास करती है, एक्ट बनाती है बिल को, तब ये फॉर्म होता है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? फिर सेकंड है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब इसको कौन ओन करता है? बनाया किसने है? सरकार ने, तो सरकार इसको ओन करती है। जैसे कि मान लीजिए जो माँ बाप होते हैं, एक जो पिता होता है, वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के, ठीक है, जब वो पढ़ लिख जाता है, कमाने लगता है, तो उसको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। बस वैसा ही पब्लिक कॉर्पोरेशन का भी कुछ हिसाब होता है। ठीक है, बनाया इसको सरकार ने है, लेकिन जब ये बन जाती है तो इंडिपेंडेंटली इसको ये काम करने देते हैं, ऐसा है। ठीक है, आई बात समझ? तो क्या बोला गया है? इट इज होल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन इसको ओन तो सरकार ही करती है। जिसके हमें कौन ओन करता है? हमारे माँ बाप ही ओन करते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, तो वो ही ओन करते हैं। वैसे ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बनाया सरकार ने होता है, पार्लियामेंट में पास किया होता है, इसलिए इसको ओन भी सरकार ही करती है। SBI, वेरी गुड, SBI भी आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है, वेरी गुड। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, इसकी एक अलग से एग्जिस्टेंस होती है, इसकी एक अलग से एग्जिस्टेंस होती है। मतलब इसको स्यू किया जा सकता है, इसके ऊपर केस किया जा सकता है, ये भी केस कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हो सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है अपने नाम पे। जो फीचर्स कंपनी के होते हैं सिमिलरली इसके भी होते हैं, इसलिए बोला जाता है कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। जो कंपनी वाले फीचर्स होते हैं ना, वो इसमें होते हैं, कंपनी वाले फीचर्स। इधर लिख देती हूँ, कंपनी वाले फीचर्स। ठीक है, इधर लिख देती हूँ। इज इट क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब ये जो एंटरप्राइज है ये यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस होती हैं। एक बार जब ये बन जाती हैं, फिर ये सारा खर्चा पानी अपना खुद निकालती हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखा के जब हम कमाने लगते हैं, तो अब हम अपने हाल पे हो जाते हैं, खुद कमाते हैं, खुद अपने इंडिपेंडेंटली फाइनेंसेस वगैरह उठाते हैं, है ना। हमारे फीचर्स भी कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस की तरह होते हैं। अगर हम कुछ कांड करते हैं, ठीक है, तो केस हमारे खिलाफ ही होगा, हमारे मम्मी पापा को पकड़ के नहीं लेके जाएंगे। मान चलिए मैंने किसी को मारा, किसी को पीट के खूब मारा, पुलिस आ गई, पुलिस मेरे को ही पकड़ के लेके जाएगी, मेरे मम्मी पापा को पकड़ के नहीं लेके जाएगी। क्यों? बिकॉज मेरा एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है ना। सिमिलरली पब्लिक कॉर्पोरेशन भी है, वैसा ही है। आई बात समझ? फिर क्या है? अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। तो जो सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इट इज नॉट सब्जेक्ट। जो सरकार के जो रूल्स वगैरह होते हैं ना बेटा, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होते। फिर क्या नेक्स्ट है? फिर नेक्स्ट है स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं ना, उसके अपने रूल्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, और अपने ही एंड रेम्युनरेशन फॉर स्टाफ एंड एम्प्लॉइज। अपने स्टाफ्स को, अपने एम्प्लॉइज को कितनी सैलरी देनी है, कितनी नहीं देनी है, ये पब्लिक कॉर्पोरेशन खुद डिसाइड करता है। जैसे कि आप जब बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे, तो आपको क्या पहनना है, क्या ड्रेस खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, आप ही डिसाइड करोगे, है ना। जिसके मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कमाती हूँ, तो मेरे को क्या खरीदना है, कौन सी ड्रेस मेरे को चाहिए, मैं खुद खरीदती हूँ, है ना। मम्मी पापा से सजेशन जरूर ले लेती हूँ, लेकिन खुद ही खरीदती हूँ। तो बस वैसे ही कितनी सैलरी देनी है, कितनी नहीं देनी, ये खुद ही डिसाइड करते हैं, सरकार इसमें बीच में नहीं बोलती। आई बात समझ? चलिए, हाँ ये बात सही बोली सौम्या चौरसिया ने। इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको सरकार जरूर अपॉइंट करती है, लेकिन फर्दर फिर डायरेक्टर्स के हाथ में कंट्रोल आ जाता है, फिर फर्दर वो मैनेज करते हैं। शुरू में तो यार सरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके देगी ना, वरना कौन उसको मैनेज करेगा। फिर जब डायरेक्टर्स के हाथ में कंट्रोल आ जाता है, तो वो खुद ही मैनेज करते हैं। आई बात समझ? चलो जी, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ यार। बताओ बताओ।
मैम लीडर बोर्ड, अच्छा लीडर बोर्ड का नाम अनाउंस कर देती हूँ, रुको। पब्लिक कर दिया यार चैट। लीडर बोर्ड का नाम अनाउंस ही बना ही नहीं बन गया, रुको। चलो देखो, ये हैं वो हमारी क्लास के ऐसे होनहार बच्चे जिन्होंने गलत आंसर किया था। अंश तोमर एंटी, आनंदप्रीत सिंह, श्रेया एंड हर्ष, पलक, तिब्रदीक मलिक, नूपुर, यदि व्यास, कृष्णा माहौर, यूजर तान्या, मोहम्मद काशिफ, ये है हमारी क्लास के नेक्स्ट लूजर्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? समझ आया या नहीं? चलिए जी, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जी। अब इसके मेरिट्स, डी मेरिट्स और सूटेबिलिटी को एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। जब आपने फीचर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया तो उसके क्या मेरिट्स क्या डी मेरिट्स, फिर सब बाएं हाथ का ही खेल होता है, ठीक है। तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक बार जब इनको सरकार बना देती है तो खुद ही ये काम कर लेती हैं, तो खुद ही अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर लेते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इनको दे दी जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है? फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, मतलब सरकार फिर इतना इंटरफेयर नहीं करती। जब एक बार कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है, जब एक बार पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बन जाता है तो फिर ये खुद ही इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने लगता है, सरकार बीच में फिर नहीं पड़ती इतना। फिर क्या है? ऑटोनोमस सेटअप। ऑटोनोमस सेटअप मतलब ये इसका अलग लीगल दर्जा होता है, ये एक अलग यूनिट होती है, एक अलग कॉर्पोरेशन होती है, सरकार से ये अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इधर लिख देती हूं इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। फिर क्या है? फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये अच्छे तरीके से काम करे तो हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करते हैं। जिसके LIC अच्छी कंपनी है तो अगर वो अच्छा काम कर रही है तो उससे हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्ट होगी। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब देखो, अब नेक्स्ट है कि क्या लिमिटेशंस हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, क्या ड्रॉबैक्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहला ड्रॉबैक है थ्योरेटिकल ऑटोनॉमी। मतलब बोलने की बात होती है कि खुद आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन आपको सच में लगता है कि सरकार इतनी आसानी से काम करने देती होगी? बोलने की बातें होती हैं, सरकार फिर भी कभी ना कभी इंटरफेयर करती रहती है। ऊपर वो ऑन रिकॉर्ड्स ऐसा बन जाती है कि हमारा तो कोई रूल नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट यूनिट है, लेकिन वो बोलने की बात होती है, अंदर अंदर से सरकार भी अपनी अपनी चलाती है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अब जो चीज़ इनके लिए फ़ायदा बन रही थी वही नुकसान बन गई। बोलने की बात है, मैं फिर से बता रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड्स ऐसा लगता है कि ये आराम से काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपको सच में लगता है सरकार इतनी आसान चीज़ है? सरकार, फिर से मैं बता रही हूँ कि बीच बीच में इंटरफेयर करती रहती है, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? फिर क्या है नेक्स्ट अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस। कभी कभार जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं वो कुछ और काम करने लगते हैं, मतलब करप्शन वगैरह भी करने लगते हैं। मतलब क्या करने लगते हैं? करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है? डिले इन एक्शन, काम करने में भी देरी होने लगती है। जैसे कि पब्लिक कॉर्पोरेशन है, काफ़ी सारे इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कंपनी में, जैसे कि कंपनी वाले फीचर्स हैं, जितने ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे, जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे, सबकी बातें सुननी पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्शन में, काम में देरी होने लगती है, कभी कभार एक काम के लिए भी महीनों लग जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है रिजिड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो बनाया, इसका जो ढांचा होता है वो काफ़ी टफ होता है, वो काफ़ी रिजिड होता है। मतलब ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है ऐसा बोला जाता है, लेकिन फिर भी सरकार का इंटरफेरेंस होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा, वो बड़ा रिजिड सा होता है, ठीक है। चलिए जी, अब हम ये जानेंगे कि क्या सूटेबिलिटी होती है, मतलब किन किन कंपनीज पे, किन किन अंडरटेकिंग्स पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सूटेबल होते हैं। आइए हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? अंडरटेकिंग्स विच रिक्वायर स्पेशल पावर्स डिफाइंड बाय एन एक्ट और अ स्टैट्यूट। अंडरटेकिंग्स जिनको स्पेशल पावर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गया, है ना, एक बार इनको बना दिया गया तो ये खुद ही फिर काम करने लगते हैं, जिनको स्पेशल पावर्स चाहिए, है ना। फिर
जिन अंडरटेकिंग्स को बहुत सारे कैपिटल की जरूरत चाहिए, जैसे कि एलआईसी को पैसे की बहुत जरूरत है तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। आईसीएसआई जो सीएस की इंस्टीट्यूट है उसके पास पैसा कहाँ से आता है, जो बच्चे फीस भरते हैं ना, जब आप सीएस कुछ करोगे तो जो आप फीस भरोगे ना वही इनका पैसा बनेगा, वहीं से इनका कैपिटल आएगा। ठीक है, फिर क्या तीसरा है, फिर तीसरा है वो कॉरपोरेशन जिनको सरकार से भी कभी कभार पैसा चाहिए होता है। जब इनका अपना खजाना खाली होने लगता है, जब इनकी जेब खाली होने लगती है तो ये सरकार के पास जाते हैं पैसे मांगने। ठीक है, तो जिनको सरकार से भी कुछ ना कुछ ग्रांट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिर वो अंडरटेकिंग्स जिनको प्रॉपर बैलेंस चाहिए होता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी में, मतलब जो काम भी आसानी से कर ले प्लस क्या काम कर रहे हैं वो भी लोगों को पता चले, उसके बीच में बैलेंस बना के रखना है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या काम कर रहे हैं वो आपको नहीं बताएंगे, वहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, लेकिन यहाँ पर काम भी आसानी से करना है और अगर आपको बताना भी है, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल भी रहना है तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सूटेबल मानी जाती है, बिकॉज यहाँ पर सीक्रेसी नहीं आती। ठीक है, समझ आया? फटाफट बताओ, समझ आ गया नहीं? फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो यार, चंगा जी स्पैम कर दो। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। चलो जी, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ू? अब आगे देखो, अब क्वेश्चन दे, अरे यार इसका आंसर भी पता चल गया। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। इन अ सर्वे कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वाज फाउंड दैट मेनी फार्मर ऑफ द कंट्री आर अनेबल टू सिक्योर लोन फॉर देयर एग्रीकल्चर नीड्स। एक सर्वे किया गया भारत सरकार के द्वारा, तब जाके पता चला कि जो बहुत सारे फार्मर्स हैं हमारे देश के, उनको लोन नहीं मिल पा रहा अपनी खेती बाड़ी की नीड्स को पूरा करने के लिए। कीपिंग दिस इन माइंड, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए सरकार ने डिसाइड किया कि वो इंटरफेरेंस करेंगी एंड विल हैव, अरे यार इसको, एंड विल हैव फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, और फाइनेंशियल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देंगी। तो कौन सी टाइप की पब्लिक एंटरप्राइज की बात की जा रही है? जो एक पब्लिक एंटरप्राइज बनेगी पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के जरिए। स्पेशल एक्ट के जरिए कौन बनता है? जो सरकार के कंट्रोल से भी फ्री रहती है। ठीक है, अब आपको बताओ, सिंपल है यार, इधर साफ लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनेंगी। वेरी सिंपल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, या इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हो। इसके कोई भी 3 फीचर्स लिख दो कि कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी इसके 2-3 फीचर्स लिख दो, है ना। ये जो फीचर्स अभी हमने पढ़े हैं कि ये क्या है, कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इसकी होती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऐसे होता है, ओनरशिप इसकी सरकार द्वारा चलती है, ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। कोई भी आप इसके 3 फीचर्स लिख सकते हो। ठीक है, चलिए जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इनैक्टमेंट ऑफ LIC एक्ट 1956 एंड ऑटोनोमस बॉडी। जब LIC एक्ट 1956 का इनैक्टमेंट हुआ, एक ऑटोनोमस बॉडी LIC बनी। ठीक है, जो एक्ट थी वो एक्ट क्या बता रही थी? पावर्स बना रही थी, ड्यूटीज बना रही थी और अपने फंक्शंस बता रही थी। ठीक है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी थी। It is done by borrowing from public and government financial policy and can raise funds by borrowing from public and government। वो public and government financial policy से फ्री है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी बजटरी अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल नहीं है, जैसे कि रेलवे के लिए होता है। वो एनुअल रिपोर्ट है, उसकी पार्लियामेंट में हर साल जमा करनी पड़ती है। अब आप ये बताओ कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात की जा रही है? साफ साफ लिखा है LIC यार, तो LIC क्या है? नाम से ही देख के समझ सकते हो, नाम से ही देख के समझ आ जाएगा। फिर भी क्वेश्चन क्या है? एक्ट बताना है, एक्ट इसका भी ये लिख सकते हो। सी क्या है? आपको और भी 2 कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के नाम बताने हैं, कोई भी और 2 स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के नाम बताने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिए ही थे, और इसके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के कोई 2 फीचर्स भी बताने हैं। फटाफट बताओ, ABCD, फटाफट आंसर्स बताओ ABCD के। मैं देख रही हूँ आप लोगों के आंसर्स, फटाफट बताओ।
फटाफट बताओ। बताओ फटाफट। वेरी गुड, संस्कृति ने भी सही आंसर, बिना चीटिंग किया आंसर बताना है यार, पिट जाओगे वरना, बहुत पिटोगे। मैं नाराज होकर चली जाऊंगी यार अगर चीटिंग करके आंसर दिया। देखो देखो क्या है। सो नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रेफर्ड इन अबव केस। कौन से टाइप का पब्लिक एंटरप्राइज है? वेरी गुड, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। वेरी गुड, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ठीक है, फिर एक्ट कौन सा है इसका? एक्ट इसका यही है, LIC एक्ट 1956 ऊपर लिखा हुआ है। कोई और भी आप दो बता सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, SBI हो गया, ICSI हो गया, ICI हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी बता दो। ठीक है, और दो फीचर्स बताने हैं को, दो फीचर्स बता दो। कॉर्पोरेट एक्सिस्टेंस हो गया, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कोई भी आप दो फीचर्स लिख के बता सकते हो। ठीक है, चलिए जी, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड फॉर्म की ओर, जिसका नाम है सरकारी कंपनी, जिसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी। चलो बताओ। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। मैम कितनी स्लाइड्स बची हैं? मैं पता नहीं यार कितनी बची हैं, बता देती हूँ। तो दिख ही नहीं रहा यार, ठीक है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? पता नहीं क्या हो गया ये तो यार। ओ माय गॉड यार, ये ऊपर बहुत एक्स्ट्रा स्लाइड लग गई यार। चलो, मैं नहीं बताऊंगी कितनी बची हैं, मैं नहीं बताऊंगी। चलो जी, कोई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी, मतलब सरकारी कंपनी आप इसको बोल सकते हो। इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे समझना। देखो, सरकारी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, सरकारी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सरकार का, जिसमें सरकारी कंपनी एक ऐसी कोई भी कंपनी होती है, जिसमें एक ऐसी कोई भी कंपनी होती है जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट, जिसमें सरकार क्या करती है, जिसमें सरकार, अरे यार ये गलत हो गया, इधर से लेती हूँ, हाँ, जिसमें सरकार, अरे यार ये सीधी नहीं हो पा रही। ठीक है, ये देखो, हाँ ऐसा, ठीक है भाई, जिसमें सरकार, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। जिसमें सरकार 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है। जब सरकार, फिर से अच्छे से समझाती हूँ, जब सरकार किसी भी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करे तो वो कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी, तो वो कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। अब जो सरकार है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। मतलब अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, मैम कौन सी सरकार होल्ड करेगी? तो ध्यान से सुनो, अब वो सरकार आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों मिलके भी कर सकती है, ठीक है। CG स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अरे यार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ हो सकता है कि 20% सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे, ठीक है, या मान चलिए 31% सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे, बाकी 21% स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर ले। तो अगर दोनों मिलके भी 51% कंबाइन कर रही है ना, बना रही है ना,
तो भी सरकारी कंपनी ही कहलाएगी। तो वो कोई भी कंपनी जिसमें सरकार 51% उससे ज़्यादा की शेयर्स को होल्ड करती है तो वो कंपनी सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। 49% वेरी गुड, पब्लिक कर सकती है, कम्युनिटी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। रेस्ट 49% कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सरकार द्वारा ही कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? आई बात समझ? चलिए जी, बहुत बढ़िया। बस यही आपको समझना है और कुछ भी नहीं समझना, बस यही है। चलो देखो तो क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम 51% है उससे ज़्यादा ही क्यों? बेटा मेरे को ये बताओ, अगर 51% से कम होगा, अगर मान चलो 51% से मैं 1% भी कम कर देती हूँ, 50% कर देती हूँ, तो अगर सरकार 50% होल्ड करती है तो वो तो आधा हिस्सा हो गया। जैसे कि मान लो कोई अगर पिज्ज़ा है, उसमें 4 स्लाइस आए हैं, 2 स्लाइस मेरी फ्रेंड ने ले लिए, 2 स्लाइसेस मैंने ले लिए, तो हमारे बीच में आधा आधा हो गया। ज़्यादा कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं आया। मान चलो मैंने 2 स्लाइसेस तो लिए लेकिन आधा स्लाइस और ले लिया, तो अब ज़्यादा कंट्रोल मेरे हाथ में है ना। तो वैसे ही बस गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी लेती ही 50% इसलिए ज़्यादा है ताकि मेन कंट्रोल, मेजॉरिटी शेयर्स उसके हाथ में आ जाए, मेजॉरिटी कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। यही तो मकसद होता है। आई बात समझ या नहीं? ठीक है, चलो यही मकसद है बेटा, यही मकसद है। अरे कंपनी की स्पेलिंग गलत थी, रुको सही करती हूँ, कंपनी। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 245 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक सरकारी कंपनी, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी, एक सरकारी कंपनी कोई भी कंपनी होती है जिसमें 51% से कम नहीं मतलब पेड अप कैपिटल, मतलब जो शेयर कैपिटल होती है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या दोनों आधी आधी करके अगर होल्ड करती हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ठीक है, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, और अगर कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की ही ब्रांच है वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है। ठीक है, इसको अलग से थोड़ा पढ़ लेना, बाकी सब सेम है जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल्स क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, BHEL, इंडियन ऑयल, SAIL, भारत पेट्रोलियम, ये सब गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यदि चैट पब्लिक है क्या? पब्लिक तो नहीं है। इज इट क्लियर? समझ आया? इतना समझ आया या नहीं? फटाफट बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बस इतना समझ लो, यही है गवर्नमेंट कंपनी। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो बेटर ना भाई, ये देखो। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे क्या है जी? आगे है इनकॉर्पोरेशन। मतलब क्या? फीचर्स को और अच्छे से समझते हैं, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं फीचर्स के जरिए। कॉर्पोरेशन क्या बोलता है? इनकॉर्पोरेशन क्या बोलता है? जो गवर्नमेंट कंपनी है वो जैसे कि एक नॉर्मल कंपनी बनती है ना कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, वैसे ही ये गवर्नमेंट कंपनी भी वैसे ही बनती है। प्लस जो कंपनीज एक्ट को कंपनी एक्ट चला रहा होता है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी को भी वही एक्ट चला रहा होता है, कंपनी एक्ट का। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, या कोई भी पुराना प्रीवियस कंपनी लॉ। इज इट क्लियर? फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी एक अलग से सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है जो कि सरकार से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब इसकी एक अलग लीगल एंटिटी होती है, सरकार की कंपनी होती है, सरकारी कंपनी इसको बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी इसको बोलते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फिर से बता रही हूँ वो सरकार का ही हिस्सा होता है। तारीफ करेंगे तो सरकार को लगेगी, बुराई करेंगे तो सरकार को लगेगी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना बेटा, इसको कानून की नज़र में भी अलग दर्जा मिलता है, जैसे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को मिलता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को अलग दर्जा नहीं मिलता था, लेकिन इसको गवर्नमेंट कंपनी को अलग दर्जा मिलता है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो जी, अब आगे क्या है जी? आगे है मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो इसको कौन मैनेज करता है? इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जो कि सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इस कंपनी को चलाता कौन है? इस कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन नॉमिनेट करता है? सरकार नॉमिनेट करती है। सरकार क्यों नॉमिनेट करती है मैम? बिकॉज सरकार का ज़्यादा शेयर है, 51% उससे ज़्यादा का शेयर है, तो सरकार अपनी ज़्यादा चलाएगी ना। सरकार क्या बोलेगी? आधे से ज़्यादा हिस्सा मेरा है तो ज़्यादा चलेगी भी मेरी। तो सरकार अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पर बिठा देती है, ऐसा समझ लो। ठीक है, चलो। मैम बट अंडरटेकिंग में भी तो गवर्नमेंट के 50 ज़्यादा शेयर्स होते हैं, तो उसमें हम क्यों नहीं गवर्नमेंट कंपनी बोलते? कौन सी अंडरटेकिंग में बेटा? गवर्नमेंट कंपनी में ही 51% उससे ज़्यादा के शेयर्स होने चाहिए। अगर 50% है तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। कंडीशन ही ये है कि 51% या उससे ज़्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गवर्नड बाय प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इनको कौन से प्रोविजंस गवर्न करते हैं? जो आर्टिकल्स एंड ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं ना, जो कंपनी को जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया कि सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम, उससे फिर छोटा वाला डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स। तो जैसे कंपनी में होते हैं ना, वैसे ही इसमें होते हैं, वही इनको रेगुलेट करते हैं। सिंपल, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट? अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। इट इज फ्री फ्रॉम बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स अप्लाइड टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल से फ्री है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे अप्लाई होती है। मतलब इसको कोई अकाउंटिंग, मतलब इसको कोई पार्लियामेंट में जाके दिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर फाइनेंस क्या होता है? 51% या उससे ज़्यादा की कैपिटल सरकार को होल्ड करना ही चाहिए, यही मेन कंडीशन है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब इसके फटाफट फायदे और नुकसान भी देख लेते हैं। फायदे क्या है जी? सबसे पहला फायदा है इजी फॉर्मेशन। मतलब इसको बनाना क्या है? इसको बनाना आसान है। जैसे कि एक नॉर्मल कंपनी बनती है ना, वैसे ही ये बनती है, बस उसमें सरकार का से ज़्यादा होता है। सरकार उसमें 51% या से ज़्यादा की कैपिटल होल्ड करती है। ठीक है, फिर क्या होता है? ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। मतलब ये खुद ही, इनकी एक अलग ही दुनिया होती है, आप ऐसा समझ लो। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, दे डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, ये खुद ही अपने हिसाब से चलाते हैं, तो उनको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिलती है। फिर क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेटस, बाकायदा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी होता है। क्या होता है? सेपरेट, अरे यार, ठीक है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी होता है। जैसे एक कंपनी का होता है ना, वैसे ही इनका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी होता है। प्रिवेंट्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये मेक श्योर करती है कि जो फालतू की बिजनेस प्रैक्टिसेस है ना, वो प्रिवेंट ना हो। जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, वो अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को बहुत प्रमोट करते हैं, वो इलीगल काम बहुत करते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करती है कि ऐसे काम ना हो। ठीक है, इज इट क्लियर? मिटरना भाई, क्या दिक्कत है? इज इट क्लियर? फिर आगे क्या है? फिर आगे है फ्रीडम ओनली इन नेम। गवर्नमेंट कंपनी का जो आज़ादी का जो नाम फ्रीडम है, वो बस उसके नाम में ही है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है। डिफीट ऑफ मेन पर्पस, जो मेन पर्पस होता है वो डिफीट हो जाता है। मेन पर्पस क्या होता है कि सेवा करना, वो डिफीट हो जाता है। यहाँ के भी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी जेब भरने लगते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आज़ादी क्या है? ऐसा बोला जाता है कि सरकार और जो पब्लिक है, मतलब जो और कोई अदर कम्युनिटी है, पब्लिक है, दोनों साथ मिलकर चलाएंगे, लेकिन सरकार ही अपना ज़्यादा कंट्रोल दबाती है। 51% या उससे ज़्यादा का जो शेयर होता है वो सरकार होल्ड करती है। अगर मान लीजिए 51% भी सरकार होल्ड करती है, तो सरकार ऐसे एक्टिंग करती है, सरकार ऐसा रुतबा जमाती है जैसा 100% ही सरकार के हाथ में है। तो फ्रीडम बस नाम की ही है, सरकार ही अपना पूरा दबदबा यहाँ पर बनाती है। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर नहीं दिखाई जाती, बिकॉज सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, तो सरकार भी भ्रष्टाचार करती है, बताया नहीं जाता है वो। ठीक है, और मेन पर्पस ही डिफीट हो जाता है। मेन पर्पस अगर सर्विस प्रोवाइड करना है, कभी कभार वो मेन पर्पस को ही डिफीट करके सब जो अधिकारी इसमें जो काम कर रहे होते हैं सब अपनी जेब भरने लगते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये बीच में ना बोल, मैंने निमोनिक क्यों लगाया है? बिकॉज ये खुद अपना काम कर सकते हैं, तो कोई और बीच में नहीं बोल सकता, इनकी अलग ही दुनिया है। गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल ये देखो, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सारी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है,
चलो आगे, सूटेबिलिटी। अब देख लेते हैं कौन सी एंटरप्राइजेस पे गवर्नमेंट कंपनी की सूटेबिलिटी मानी जाती है। आइए एक बार वो देख लेते हैं। सो वेयर द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर सरकार कंपनी को कंट्रोल करना चाहती है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उसको नेशनलाइज भी नहीं करना चाहती। मतलब सरकार प्राइवेट सेक्टर को तो कंट्रोल करना चाहती है ना, लेकिन उसको पूरा आज़ादी नहीं दे सकती। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, 51% से ज़्यादा की शेयर कैपिटल होल्ड करती है, उससे क्या होता है, मेजर कंट्रोल सरकार के हाथ में आ जाता है, और प्राइवेट कंपनी के पास कम कंट्रोल बचता है, तो सरकार अपना काम भी कर लेती है और नेशनलाइजेशन भी नहीं होने देती। मतलब पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं आने देती। ये होती है गवर्नमेंट कंपनी की स्ट्रैटेजी। मतलब नाम क्या होगा, नाम ये होगा कि दोनों साथ मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली में अंदर में सरकार ही काम करती है, सरकार प्राइवेट वाले को काम करने ही नहीं देती। ठीक है, फिर क्या है, फिर नेक्स्ट क्या है, अरे मिटर ना, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है वेयर द गवर्नमेंट वांट्स टू लॉन्च एन एंटरप्राइज इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइजेज, जहाँ पर सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए भी ये सूटेबल है। फिर तीसरा क्या है, जहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और उस प्रोजेक्ट में सरकार की प्लानिंग एज ऑन सरकार का पैसा चाहिए होता है, उसमें भी गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल होती है। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वाले तो उतना पैसा अपना लगाएंगे नहीं पब्लिक वेलफेयर के लिए, सरकार को ही लगाना पड़ता है। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पर सरकार की प्लानिंग एंड फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? चले जी, बहुत बढ़िया। ओके गौरव, आर्टिस्ट सेंड कर देना। आगे बढ़ो, माय गॉड, आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लूज अबाउट इट। आपको कौन सी प्रकार की पब्लिक सेक्टर है वो आपको बताना है। इट डज नॉट होल्ड मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग बाय द कम्युनिटी एंड नीदर डज इट एक्सेप्ट एन इंटरफेरेंस इन ऑडिट एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपको पढ़ के खुद बताने हैं। मैं पढ़ के अगर बताऊंगी तो मेरे मुंह से आंसर भी निकल जाएगा। फटाफट पढ़ के इसका आंसर बताओ, फटाफट पढ़ के इसका आंसर बताओ। फटाफट पढ़ के इसका आंसर बताओ यार। तू मेरे हुक्म का इक्का, तू ही मेरे कर का। अरे नहीं बेटा, सानिध्य सर की क्लास नहीं चल रही है, वो कोई यूपी बिहार बोर्ड के जो सर है ना, यूपी बिहार बोर्ड के शायद मैथ्स वाले जो सर हैं वो पढ़ा रहे हैं। मेरे को भी पहले ऐसा ही लगता था कि सानिध्य सर है, लेकिन सानिध्य सर नहीं, वो और सर हैं कोई। बताओ फटाफट। आंसर बताओ। सॉरी मैम, नहीं पता आंसर, आशीष बोल रहा है। वाह, चलो फिर आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, इसका आंसर पता करके आना। थोड़ा पढ़ो और होमवर्क क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर तो नहीं लेके आई ना कहीं, मैं नहीं लेके आई, थैंक गॉड। चलो अब फटाफट आप इनका डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो डिफरेंस बिटवीन की कोई वैल्यू नहीं होती। चलो जी एक बार लेकिन देख लेते हैं। देखो तो फॉर्म कैसे होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सरकार का ही हिस्सा होता है, सरकार के ही मिनिस्ट्री के साथ ही कनेक्टेड होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे बनता है, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के जरिए बनता है। गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनती है, जैसे जो कंपनीज एक्ट का पालन करके कंपनी को बनाना पड़ता है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी बनती है। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और गवर्नमेंट कंपनी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फिर क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा मैनेज किया जाता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मैनेज किया जाता है, जो सरकार अपॉइंट करती है, और यहाँ पर भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सरकार नॉमिनेट करती है उन द्वारा ही ये मैनेज किया जाता है। अरे बेटा ना, ठीक है।
फिर आगे क्या है नेक्स्ट, फिर आगे है फाइनेंस। फाइनेंस क्या, 100% जो फाइनेंस होता है सरकार के ही बजट से एलोकेट होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जो फंड्स होते हैं वो फंड्स थ्रू बोरोइंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट और थ्रू रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। जो पैसा सरकार, जो पैसा सामान को बेच के आता है, ठीक है, जो उनका काम हो रहा होता है वही, मतलब जो ये अपने ऑपरेशन से पैसा कमाते हैं ना, इसी पैसे से इनका काम चलता है। गवर्नमेंट कंपनी में 51% की कैपिटल या उससे ज़्यादा सरकार देती ही देती है, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो लोग काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, बोलते हैं सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कोई भी सरकारी नौकरी वाला बंदा नहीं होता। ये सब एम्प्लॉयमेंट पे जो प्राइवेट तो नहीं बोल सकते आप, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो उनका काम होता है ना, वही उसी के अकॉर्डिंग इनको काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, इस पर भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। फिर ओनरशिप क्या होता है, पूरा सरकार का ही कंट्रोल होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को भी सरकार ही कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा का कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज पूरा ही सरकार का ही हिस्सा है। यहाँ पर स्कोप होता है, अगर हम कंपेयर करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के साथ, और गवर्नमेंट कंपनी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती है, बिकॉज ये सरकार का ही लंबा हाथ होता है, तो आप अपने इसको मन के मुताबिक चला ही नहीं सकते। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में फिर थोड़ा बहुत आप अपने मन के हिसाब से इसको ज़रूर चला सकते हो, और गवर्नमेंट कंपनी में भी आप इसको मन के हिसाब से ऑटोनॉमी आपको मिलती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, पब्लिक के लिए और उस मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है, बिकॉज पार्लियामेंट के द्वारा ही ये बना होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए ही इसको अकाउंटेबल होना पड़ता है, ठीक है। इनकी मतलब एक अलग ही दुनिया होती है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इनको कोई परवाह नहीं होती, बस जो मिनिस्टर है उसको अपन बता देंगे, बाकी की दुनिया के साथ अपन को कोई मतलब नहीं, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल्स क्या है, इंडियन रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, पोस्ट टेलीग्राफ हो गया। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का RBI, एयर इंडिया, SBI, ICSI, ICAI। गवर्नमेंट कंपनी का क्या है, SAIL, BHEL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? फटाफट बताओ, आगे बढ़ती हूँ। चले जी, अब फाइनली हमारा पब्लिक वाला भी खत्म हो चुका है, तो पब्लिक के जितने भी टाइप्स हैं वो हम सब कर चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक्स है, मतलब पब्लिक सेक्टर के जो टाइप्स होते हैं ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वगैरह, वो फिर एक बार थोड़े टिपिकल होते हैं, लेकिन ग्लोबल एंटरप्राइजेस, MNCs, ये तो आपकी डेली की ज़िंदगी में ही आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। तो चलिए यार, शुरू करते हैं हमारे ग्लोबल एंटरप्राइजेस से, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से भी बोलते हैं, जिसको हम ट्रांसनेशनल कंपनी के नाम से, जिसको हम सुप्रानेशनल कंपनी के नाम से भी बोलते हैं। तो MNC एक ऐसी कंपनी होती है जिसके जो ऑपरेशंस होते हैं सिर्फ एक ही देश में सीमित नहीं होते, बल्कि जिसकी जो ऑपरेशंस होते हैं, जिसकी जो ब्रांचेस होती हैं, अनेक देशों में फैल जाती हैं, वो होती है मल्टीनेशनल कंपनी। तो क्या बोला गया है कि ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी होती है जिसके बिजनेस ऑपरेशंस एक पर्टिकुलर कंट्री के बियॉन्ड भी फैल जाते हैं, जहां पर जिस जगह पे, जिस कंट्री में वो बनी है, उसके अलावा और देशों में भी जब वो काम करने लगती है तब वो कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ का है, USA का है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट USA का है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को हर कंट्री के यूजर्स यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, इट इज एन MNC। आई बात समझ? चलो अब आगे देखो, अब नेक्स्ट क्या है, अब इसके फीचर्स को और अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। क्या है सबसे पहला फीचर, सबसे पहला फीचर है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। तो जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं ना,
उनको बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। अब ऐसे ही थोड़ी ना दूसरे देशों में काम करने जा रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, दे हैव ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, और इसी की वजह से वो दूसरे देशों में भी अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास पैसा कम होगा तो बस अपने ही देश में काम करेगा ना यार, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या है, फिर है नेक्स्ट फॉरेन कोलैबोरेशन, मतलब जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं, जो एमएनसीज हैं, उनको इंडियन कंपनीज का भी साथ मिल जाता है। उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर किस तरीके से सामान बनाया जाता है, क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रेवलेंट है, तो इंडियन कंपनीज की टेक्नोलॉजी, इंडियन कंपनीज का साथ इनको मिल जाता है। ठीक है, फिर क्या है, फिर है नेक्स्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एमएनसीज जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिससे वो बहुत ही हाई क्लास प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। अब आपको पता है कि पुमा को जूते, अगर चलो मान चलो रीबॉक के शूज़ को अगर आप किसी लोकल इंडियन शू के साथ कंपेयर करोगे तो किसकी क्वालिटी अच्छी होगी बताओ? अगर आप कंपेयर करोगे उसको लोकल इंडियन ब्रांड के साथ, लोकल इंडियन ब्रांड के साथ, तो क्वालिटी किसकी अच्छी होगी? रीबॉक की अच्छी होगी। क्यों? बिकॉज रीबॉक एक एमएनसी है और एमएनसीज की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट एमएनसीज आर नोन फॉर देयर क्वालिटी, है ना? आई बात समझ? फिर क्या है, फिर है नेक्स्ट प्रोडक्ट इनोवेशन। तो जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं कंटिन्यूसली वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं, इससे नए प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इससे और क्या होता है, इससे नए प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और सुपीरियर डिज़ाइन बनते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए फिर आगे क्या है, फिर आगे है नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। जो एमएनसीज है बेटा, जो एमएनसीज होती हैं बहुत ही अच्छी खासी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का यूज़ करती हैं, जिससे वो अपनी सेल्स को बहुत इंक्रीज कर पाते हैं। उनके एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे होते हैं, क्या तो उनके क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, तो उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है ना बेटा वो भी टॉप नॉच होती हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई बात समझ? फिर क्या है नेक्स्ट, फिर है नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। मतलब ये जो एमएनसीज होती हैं ये सिर्फ एक ही देश में काम नहीं करती, और भी देशों तक ये अपना काम फैलाती हैं, वहाँ की मार्केट को भी कवर करती हैं, वहाँ के मार्केट को भी कवर करके उन मार्केट की भी किंग बनने की कोशिश करती हैं, उस टेरिटरी को, उस मार्केट, उस रीजन को भी ये कवर करते हैं। तो क्या बोला गया है, दे हैव टू ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज। वो काफ़ी सारी ब्रांचेस के जरिए ऑपरेट करते हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेस एफिलिएट्स के जरिए काम करते हैं होस्ट कंट्रीज में। होस्ट कंट्री मतलब जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं, होम कंट्री मतलब वो कंट्री जिस कंट्री में उनका मेन ऑफिस है, जिस कंट्री से उन्होंने अपना काम शुरू किया है वो होती है होम कंट्री, और जिन कंट्रीज में वो काम कर रही हैं वो होती है होस्ट कंट्रीज। ठीक है, वो होती हैं होस्ट कंट्रीज। एम आई क्लियर टू यू ऑल? चलिए जी, बहुत बढ़िया बेटा ना भाई। ठीक है, फिर आगे क्या है, फिर आगे है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एक्सटेंड करते हैं किसमें? अपनी सारी ब्रांचेस पे। मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब जो मेन कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? वो उनके मेन ऑफिस में ही होता है। मतलब अब इंडिया में क्या बेचना है, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स आएंगे, वो जो उनका मेन ऑफिस होगा, मान चलिए जो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड करेंगे, इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा वर्जन आएगा, ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब जो कंट्रोल होगा उनके यूएसए के ऑफिस से ही डिसाइड होगा। तो इसलिए बोला गया है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बोले तो जहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, जहाँ पर इनका जो होम कंट्री का जो ऑफिस है वहाँ से ही सारी एक्टिविटीज डिसाइड होती हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? एम आई क्लियर टू यू ऑल? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसके फिर से फायदे और नुकसान हैं। यहाँ पर सूटेबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, इसके फायदे नुकसान पढ़ लेते हैं। तो फायदे क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के मौके खुलते हैं। एमएनसीज हमारे देश में आके काम करती हैं, हमारे देश के युवाओं को रोजगार का मौका मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस्ड होती है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं वो उनके पास होती है, ठीक है, तो जो उनकी टेक्नोलॉजी होती है वो हमसे काफ़ी अच्छी होती है।
फिर क्या है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब वो दूसरे देश के लोग, दूसरे देश की कंपनीज हमारे देश में आके काम कर रही हैं, तो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब पैसा आ रहा है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। अगर मैं रीबॉक के शू को कंपेयर करूंगी लोकल इंडियन ब्रांड के शू के साथ, तो रीबॉक की क्वालिटी ही अच्छी होगी, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। डोमेस्टिक फर्म्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। डोमेस्टिक फर्म्स की ग्रोथ को कैसे इंक्रीज करता है, डोमेस्टिक फर्म से रिसोर्सेज लेता है, इनपुट्स लेता है, ठीक है, उसके डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज करके वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है, तो यहाँ की डोमेस्टिक फर्म्स को भी फायदा हो रहा है ना। फिर क्या है, हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड करता है इंडियन कंपनीज को, मतलब इंडियन कंपनीज को ये लगता है कि बाहर की कंपनीज हमारे देश में आके काम कर रही है, इट्स अ हाई टाइम कि हमें भी इंप्रूव होना पड़ेगा, हमें भी मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। तो कंपटीशन देता है किसको, कंपटीशन देता है, या मेरी आंखें क्यों दुखने लगी, कंपटीशन देता है किसको, कंपटीशन देता है इंडियन फर्म्स को भी। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमी, एक वर्ल्ड इकोनॉमी क्रिएट करता है, ग्लोबल इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश करता है, मतलब हर देश में अपनी ब्रांचेस फैला के एक ग्लोबल इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलो अब क्या है जी, अब है नेक्स्ट डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब क्या नुकसान है, क्या डीमेरिट्स है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के, हम वो जानते हैं। तो सबसे पहला है डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज। एमएनसीज क्या करती है ना, अपना फायदा निकालना जानती हैं, वहाँ की नेशनल मैटर्स पे फोकस नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में वेजिटेरियन लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, नॉन वेजिटेरियन भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो एमएनसीज है जैसे कि KFC वगैरह है, वो ऐसे एरिया पे भी अपनी ब्रांच खोलेगी, ऐसे एरिया पे भी अपना आउटलेट खोलेगी जहाँ पर वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसको मतलब नहीं है, उसको रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ मतलब नहीं है, उसको बस अपना प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो नेशनल मैटर्स को कभी कभार वो इग्नोर करती है, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती है, इंडिया के मार्केट का भी किंग बनने की कोशिश करती है। जहाँ से आई है वहाँ का राजा रानी तो है ही है, लेकिन दूसरे देशों में जाके वहाँ के ब्रांड्स को बीट करके वहाँ की किंग या क्वीन बनने की भी ये कोशिश करती है, ठीक है। फिर क्या है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करती है, जिस जगह पे जाती है उस जगह पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करती है, कंपनी बनाती है, वहाँ के वहाँ के फ्लोरा फाना को वेस्ट करती है, वहाँ के जंगलों को कटवाती है, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करती है। ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, अब ये जो बेटा कंपनीज है ना बहुत चालू होती हैं, क्या करती हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आती है ना उसको पहले खुद यूज़ करती हैं, बढ़िया खुद उसको पहले यूज़ करके देखती हैं। जब वो पुरानी होने लगती है ना तो फिर उस पुरानी टेक्नोलॉजी को हमें दे देती है और बोलती है कि ये तो आपके लिए नहीं है ना, तो हमें पुरानी टेक्नोलॉजी ये दे देते हैं, खुद वो यूज़ करके छोड़ देती है और हमें दे देते हैं और बोलते हैं कि दिस इज़ न्यू फॉर यू, है ना। तो हमें ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी मिलती है। फिर क्या है, थ्रेट टू नेशनल सॉवरेनिटी, जो नेशनल एकता है कभी कभार उसके लिए भी खतरा बन जाता है। कभी कभार जो एमएनसीज होती हैं वहाँ के आपस के लोगों को ही लिए लड़वा देती है, ठीक है। तो नेशनल सॉवरेनिटी के लिए भी ये खतरा बन जाती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मैक्स लिमिटेड एक बिग कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग, जो कार एक्सेसरीज को बनाती है, जो क्या बनाती है, कार एक्सेसरीज को बनाती है। उसका हेड ऑफिस पेरिस में है, कहाँ पर है, पेरिस में है, और वो 20 देशों से ज़्यादा देशों में काम कर रही है, ठीक है। जो कंपनी के पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और वो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी इंगेज्ड है। कौन से प्रकार का एंटरप्राइज है ये आपको बताओ। क्या बोला गया, उसका हेड ऑफिस पेरिस में है और 20 और देशों में वो काम कर रही है। बताओ बताओ फटाफट, इसका क्या आंसर होगा। इज दिस चैप्टर कंप्लीट? नो, बस 1-2 टॉपिक ही बचे हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है। वेरी गुड वेरी गुड, ग्लोबल एंटरप्राइजेस इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड, राइट। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस इज द राइट आंसर। ग्लोबल एंटरप्राइजेस इज द राइट आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए जी, चलिए जी। अब नेक्स्ट क्या है जी, अब नेक्स्ट है
जॉइंट वेंचर। अब नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। इतना समझ आया? नहीं, जो सेकंड चैप्टर के जो 1 पेज नोट्स है ना बेटा, वो अपलोड हो चुके हैं, आप एक बार चेक कर लेना, अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, अपलोडेड है वो, मैंने खुद देखा था कल। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब क्या? जॉइंट मतलब कुछ इकट्ठा, समझ आ रहा है कुछ जॉइंट से, वेंचर मतलब कुछ प्रोजेक्ट, कुछ काम। तो बेटा क्या होता है जॉइंट वेंचर में? जब 2 या 2 से अधिक फर्म साथ मिलके काम करती हैं और कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं, उसको बेचती हैं, तो वो कहलाता है जॉइंट वेंचर। मैम क्या ये पार्टनरशिप होता है? पार्टनरशिप तो होता है लेकिन फर्म्स के बीच में होता है, कुछ ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब जब 2 फर्म्स साथ मिलके काम करती हैं, पार्टनरशिप में लोगों के बीच लोग साथ मिलके काम करते हैं, यहाँ पर फर्म्स साथ मिलके काम करती हैं, ठीक है। तो जब फर्म्स साथ मिलके काम करते हैं और कुछ न्यू एंटरप्राइज को, कुछ न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करती हैं, तो वो चीज़ कहलाती है जॉइंट वेंचर। जैसे कि मारुति सुजुकी, मारुति भारत का है, सुजुकी जापान का है, मारुति सुजुकी, इट इज व्हाट? इट इज ए जॉइंट वेंचर, ठीक है, सिंपल। चलो तो क्या बोला गया है कि व्हेन 2 or more firms join together to establish a new enterprise then it is known as joint venture। जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म साथ मिलके आती हैं और कुछ नया काम करती हैं, तो वो कहलाता है जॉइंट वेंचर, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मारुति कंपनी है इंडिया की, सुजुकी जापान की, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, साथ मिलके वो मारुति सुजुकी बनाते हैं। ये कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, है ना। मैम आज मैं पकड़ी गई कि मैं नेक्स्ट पेपर से पढ़ती हूँ, इसमें पकड़ने वाली कौन सी बात है? इसमें कौन सी पकड़ी गई बेटा? कोई तुमने कुछ कांड किया हुआ था? क्या बोलते हो, हीरो होंडा? यस, सही बोला। कुछ और अगर आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स है तो उनको ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले। वी कैन से सुजुकी मारुति नहीं, मारुति सुजुकी यही बोलते हैं। क्या यार तुम इंडियन हो, मारुति नहीं बोलना तुम्हें, पहले तुम्हें सुजुकी बोलना है। जापान के हो क्या तुम? घर का भेदी लंका ढाए। देखो इधर, चलो अब क्या फीचर्स होते हैं जॉइंट वेंचर के, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी, रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। मान लीजिए मैं इंडियन फर्म हूँ, मैं इंडिया में काम करती हूँ, मेरी इंडिया में कोई फर्म है और मैं किसी अमेरिका की फर्म के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। जो चीज़, मान लीजिए मेरे को लड्डू बनाना आता है, मैं बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है बनाने की। अब उस अमेरिकन के पास क्या है? मशीन है बढ़िया, मेरे पास मशीन नहीं है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास लड्डू बनाने की कला है। अमेरिकन के पास क्या है? अमेरिकन के पास है मशीन। अब मेरे पास जो चीज़ नहीं थी वो मेरे को मिल रही है, उसके पास जो चीज़ नहीं थी वो उसको मिल रही है। तो हो रहा है ना टिट फॉर टैट वाला हिसाब किताब। बस यही है जॉइंट वेंचर, कि जो चीज़ सामने वाले के पास नहीं होती वो सामने वाले को मिल जाती है, और जो चीज़ आपके पास नहीं होती वो सामने वाले की आपको मिल जाती है। सिंपल, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि इसमें कंपनीज को लार्जर रिसोर्सेज मिलते हैं, फाइनेंशियल हो भले ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जिससे कंपनी और ग्रो कर पाती है और एक्सपैंड कर पाती है, ठीक है। फिर क्या है? एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। इससे क्या होता है, जब एक बिजनेस जॉइंट वेंचर में एंटर करता है तो उसको नए मार्केट भी मिलते हैं। अब अमेरिकन को इंडियन का मार्केट मिल रहा है, इंडियन को अमेरिकन का मार्केट मिल रहा है ना। मेरे को अमेरिका का मार्केट देखने को मिल रहा है और उसको इंडिया का मार्केट देखने को मिल रहा है। मारुति को, इंडियन को क्या मिल रहा है? जापान का मार्केट मिल रहा है, जापान वालों को इंडिया का मार्केट मिल रहा है। तो यहाँ पर हिसाब बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है? एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है वो मेरे को मिल जाएगी, जो चीज़ उसके पास नहीं है वो उसको मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या होती है? शेयर होती है। इनोवेशन मतलब एक नया प्रोडक्ट क्रिएट होता है, नए आइडियाज बाहर निकल के आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। इनोवेशन है, कुछ नई चीज निकल के आ रही है, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। ठीक, क्या बोला गया है कि जॉइंट वेंचर्स हेल्प्स बिजनेस टू कम अप विथ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केट। तो जो जॉइंट वेंचर है वो बिजनेसेस को हेल्प करते हैं जिससे वो नए और इनोवेटिव आइडियाज लेके आए मार्केट के लिए, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब इंटरनेशनल कंपनीज किसी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होती हैं तो उनको बहुत फायदा मिलता है लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। मतलब क्या आपको भी पता है जो हमारे भारत देश का जो लोअर कॉस्ट जो प्रोडक्शन
प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बहुत कम है, बिकॉज हमारे आगे जो लेबरर्स है बहुत ही कम रुपए में मान जाते हैं, उनको आप 50 रुपये 100 रुपये दिहाड़ी दोगे उसमें भी खुश हो जाएगा। लेकिन यही जो अमेरिका के बाहर के जो लेबरर्स है ना वो इतनी आसानी से नहीं मानते। तो क्या करते हैं, बाहर की जो कंपनीज होती हैं जान के इंडिया में काम करते हैं ताकि इंडिया में उनका काम सस्ता पड़ जाए। सामान को वो महंगा बेचें लेकिन जो सामान बनाने की जो प्रोसेस है ना वो उनकी सस्ती पड़ जाए, वो ये मेक श्योर करते हैं। बिकॉज हमारे इंडिया का जो लेबरर का जो मार्केट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम है बेटा, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर आगे क्या बोला गया है, फिर आगे बोला गया है एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। जब दो फर्म्स जॉइंट वेंचर में एंटर करती हैं तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी की गुडविल से, दूसरी पार्टी के नाम से फेमस होना पड़ता है जो कि ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश है। मान लीजिए मेरा कोई बहुत ही अच्छा सा ब्रांड बताओ ना यार, बेकरी का, थियोब्रोमा है आई गेस, है ना, या कोई बहुत ही अमेरिकन फेमस कोई ब्रांड है जिसका नाम है थियोब्रोमा, कोई अमेरिकन ब्रांड है। अब मैं इंडियन ब्रांड तो नहीं हूँ बिकॉज जो मेरा नाम है बहुत ही कम चलता है, मेरा नाम इतना नहीं चलता, मैं ब्रांड नहीं हूँ, लेकिन अमेरिका के ब्रांड के साथ अगर मैं साथ मिलकर काम कर रही हूँ तो उस ब्रांड की वजह से मेरे को भी अब जाना जाएगा। आई बात समझो, अगर दो लोग मिलकर काम करेंगे जिसमें से एक पार्टी इतनी फेमस नहीं है और दूसरी पार्टी फेमस है, तो जो पार्टी फेमस नहीं है ना उसको भी फायदा मिलता है। इज इट क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना समझ आया या नहीं आया? अगर इतना समझ आ गया हो तो फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो। बाबा बेकरी बाबा बेकरी बेटा हिंदुस्तान की है, इधर उधर की है बाबा बेकरी। बाबा बेकरी कौन सी बेकरी है? वो रमेश चाय वाला, राजू टी स्टॉल। क्या बातें कर रहे हो? बेक एंड शेक भोपाल का है ना, पूरा इंडिया में फेमस नहीं है ना, लेकिन वोडाफोन इंडिया, सही बोला, VI, वाह यार, जियो हॉटस्टार। नाइस एग्जांपल्स। रोहिबा की बेकरी है बाबा बेकरी, उनके नाम भी देखो, बाबा बेकरी। रोहित सर नाम भी अपने जैसे ही विचित्र ढूंढते हैं यार। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक इधर भोपाल में एक बहुत JB बेकरी के नाम से बहुत फेमस बेकरी है, झूलेलाल बेकरी, याद है ना, झूलेलाल, उसकी ब्रेड वगैरह इधर ही JB की फेमस है, झूलेलाल बेकरी। ब्रेड हो या टोस्ट वगैरह हो, इस JB के बहुत अच्छे होते हैं, झूलेलाल बेकरी के बहुत फेमस है भोपाल में। चलो अब देखो, अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है PPP, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये देखो, ये क्या है, अब इसको ध्यान से पढ़ना। पब्लिक मतलब क्या, जो लोगों के लिए हो। प्राइवेट मतलब क्या, पब्लिक मतलब क्या, जो सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्राइवेट मतलब क्या, जो इंडिविजुअल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जब ये साथ मिलके काम करते हैं तब बनता है PPP, मतलब जब ये साथ मिलके काम करते हैं तब बनता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब क्या, जब पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर साथ मिलके काम करता है एक नए प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो वो कहलाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बेसिकली ये एक रिलेशनशिप होता है पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज के बीच में, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिससे वो रोड कंस्ट्रक्ट करें, हाईवे कंस्ट्रक्ट करें, मेट्रो कंस्ट्रक्ट करें या कुछ शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करें। ऐसी चीज़ों को PPP में काउंट किया जाता है। मतलब जब सरकार और जब इंडिविजुअल साथ मिलकर काम करें जिससे लोगों का भला हो। अब मेट्रो को तो हम ही यूज़ करते हैं, सरकार के जो मंत्री होते हैं खुद ही तो बैठ के जाते नहीं, और खुद तो अपनी फॉर्च्यूनर में मस्त घूमते हैं, तो उससे पब्लिक का ही वेलफेयर होता है, पब्लिक का ही बेनिफिट होता है। तो जब पब्लिक बेनिफिट के लिए कुछ प्रोजेक्ट लाया जाता है और जब प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं उसमें, तो वो कहलाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? आया समझ? जैसे कि ये रानी कमलापति है, रानी कमलापति जो है वो भी ये भोपाल का ही स्टेशन है, रानी कमलापति, वो PPP मॉडल पे बेस्ड है। उसमें सरकार एंड यहाँ पे का एक बहुत अच्छा ग्रुप है, बंसल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उन दोनों ने साथ मिलके बनाया है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ PPP मॉडल, ठीक है। जो भोपाल के लोग हो गए उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। चलो इधर मैं पढ़ा रही हूँ, प्रिंस मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज योर फेवरेट शैम्पू, प्लीज टेल मी प्लीज मैम। प्रिंस बेटा अपनी प्रिंसी को बताना है फेवरेट शैम्पू के बारे में, वो यूज़ करेगी, उसके बाल लंबे हो जाएंगे, है ना। प्रिंस कितना सिक्योर है अपनी प्रिंसी के लिए। बस 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 प्रिंस, बस
पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। उसको जो शैम्पू खरीदना होगा खरीद लेगी। लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं अपने लिए। तुम पढ़ो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तो अंबानी के साथ कोलैब करूंगी, फिर बनाऊंगी विशाल मेगा मार्ट। अंबानी के साथ कोलैब करके भी इसको विशाल मेगा मार्ट बनाना है, ये नहीं जियो मार्ट को खरीदूं। क्या यार, सोच ही छोटी है, सोच बड़ी रखो। चलो आगे देखो, अब आगे देखो, इसके फीचर्स देखते हैं, फिर इसके फायदे नुकसान देख लेंगे। अब देखो तो फीचर्स क्या है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्राइवेट पार्टी टू डिजाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइवेट पार्टी के बीच में, जिससे वो पब्लिक के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। जो फैसिलिटी होती है वो फाइनेंस की जाती है और ओन की जाती है पब्लिक सेक्टर की, मतलब पब्लिक सेक्टर ही उसको ओन करती है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर जरूर काम करते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर उसको ओन करती है। जैसे कि मेट्रो की टिकट का प्राइस कितना होता है, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, कोई 2000 रुपए तो होगा नहीं। इसको पब्लिक सेक्टर ओन करती है, इसलिए इतना सस्ता है। जिस दिन प्राइवेट सेक्टर ने ओन कर लिया ना, वो भी 2-2 हजार रुपए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है, द की ड्राइवर इज द ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क। जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि डिजाइन ट्रांसफर हो, जो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस के वालों में बहुत अच्छे डिजाइन होते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क जो है वो ट्रांसफर हो। स्ट्रेंथ क्या है, क्या इसके फायदे हैं, शेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। जो प्रोजेक्ट रिस्क जो होता है वो बट जाता है, दोनों साथ मिलकर काम करें तो रिस्क बट रहा है, एक के ऊपर नाम नहीं आएगा। इंक्रीज एफिशिएंसी, काम फटाफट होता है, क्यों, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। अब प्राइवेट सेक्टर तो फटाफट काम कर लेती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अकेला बहुत वक्त लगाता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ पब्लिक एंटरप्राइजेस का ही हाथ है, अगर कोई हाईवे बन रहा होगा जो सरकार बना रही है, तो उस हाईवे को बनाने में 5 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई शॉपिंग मॉल बन रहा होगा जिसको कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना रहे हैं, तो वो 1 साल के अंदर बन के खड़ा हो जाएगा, है ना, बिकॉज पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इफिशियंट होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बहुत ढीला होता है, वो अपना भ्रष्टाचारी खा रहा होता है अंदर ही अंदर। तो लेकिन जब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं ना, तो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इफिशियंट होता है, बिकॉज इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है, इसलिए। ठीक है, फिर क्या है, इनोवेशन, कुछ न्यू प्रोजेक्ट, कुछ न्यू चीज निकल के आती है। फिर क्या है, बेटर वेबिलिटी, उसका यूसेज बेटर, उसकी यूटिलिटी बेटर है ना। जैसे कि जो मेट्रो का जो काम है कितना अच्छा है, कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है मेट्रो का। कभी दिल्ली के मेट्रो में अगर आप बैठे हो, यू विल कम टू नो कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है यार, मतलब इट इज अमेजिंग। आप फटाफट यूं मिनटों में कहाँ पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा आपको। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, कितना बढ़िया उसका डिजाइन है, बढ़िया उसकी वायबिलिटी है। ठीक है, फिर वीकनेस क्या है, मतलब क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पार्टीज के बीच में, मतलब अब दोनों साथ मिलकर तो काम कर रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक, लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें। अब प्राइवेट पब्लिक की ना बने तो उससे झमेला, उससे लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर क्या है, डज नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस ईजीली। अब प्राइवेट वाले ये बोलते हैं कि पैसा आप लोग लगा लो, पैसा हम नहीं लगाएंगे, हम अपना डिज़ाइन, हम अपना कंस्ट्रक्शन ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन हम अपना फाइनेंस आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर अपना फाइनेंस शेयर नहीं करता, पब्लिक सेक्टर फाइनेंस ज़रूर शेयर कर देता है, लेकिन उसके पास डिज़ाइन नहीं होता इतना। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनेंस इतना आसानी से नहीं मिल पाता PPP मॉडल्स को। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब देखिए, अब क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेट्रो कौन सा फर्म का एंटरप्राइज है, बताओ। बता ही चुकी हूं, इजी है, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ जी, फटाफट बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, डी डी डी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ऑल राइट। आई समझ। अभी तक कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ भी डाउट यहां तक है तो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, पूछो। फटाफट पूछो यार। अरे डाउट है तो पूछो, फिर जब चली जाऊंगी फिर कल की क्लास में बोलोगी मैम उस चैप्टर का वो चीज समझ नहीं आया था, तो अभी मौका दे रही हूँ तो आप पूछो। नो मैम छुट्टी। लाल
फूल, लाल फूल, पीला फूल, पूकी, क्या लिखा है? पूकी मैम ब्यूटीफुल। वाह क्या शायरी है। थैंक यू। वैसे नो मैम नहीं है मैम। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ न्यू चीज़ निकल के आती है। इनोवेशन मतलब होता है कुछ न्यू क्रिएटिव, है ना। तो जब ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो कुछ न्यू इनोवेटिव प्रोजेक्ट निकल के आता है। ठीक है, आपने इतना अच्छा पढ़ाया, कोई डाउट हो ही नहीं सकता। वाह थैंक यू, इतनी तारीफ। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रिपल पी का फुल फॉर्म है बेटा, क्या नाम था उस बच्चे का? अगर बच्चे का नाम लिखना, बच्चे का नाम क्या है? रिया पोरवाल पूछ रही है। पोरवाल, रिया पोरवाल है। पागल पगली पोरवाल, ये है उसका फुल फॉर्म। ठीक है, आ गया समझ? इतना अच्छा डाउट पूछ रहे हो तुम। डाउट पूछते को बोला तो हर कुछ पूछ लोगे। किस दिन मेरा नाम भी पूछोगे, किस दिन मैं क्या पढ़ाती हूँ ये भी पूछोगे। मतलब उंगली पकड़ा रही हो तो पूरा हाथ पकड़ रही हो, है ना। ये हिसाब है तुम्हारे साथ। चलो जी, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के 1 पेज नोट्स, हाँ मैं अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो आज का जो हमारा सेशन है समाप्त होता है। आज हमने पूरा एक चैप्टर